निवेदन नमस्कार जी। सभी को प्रणाम। एक निवेदन करना जी सर, चाहूंगा। आप निवेदन नहीं, आदेश करें सर। आप देखो, आदेश ऐसा करें है, सर। सब लोगों को ना अपना वीडियो म्यूट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही व्यक्ति वीडियो म्यूट करे जिसकी आवाज टूट फूट रही हो और जिसके पास नेट कमजोर हो। मान लीजिए मैं अपना वीडियो चालू रखता हूं और इस्तेमाल महेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं बोलने के लिए, तो मेरे वीडियो चालू रखने से उनके नेट पे असर नहीं पड़ेगा। मैं इस बारे में सर एक निवेदन है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक मिनट में बात खत्म कर लूं। दूसरी चीज है, क्योंकि आप फेसबुक लाइव चला रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग भी इसको देखेंगे काली स्क्रीन आ रखी है, किसी का चेहरा नहीं आ रहा, तो उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सही बात है, आप ठीक बोल रहे हैं सर, लेकिन इस बारे में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। हम लोग 3 कारणों से जो है वीडियो ऑफ रखने की सलाह देते हैं। एक सबसे बड़ा कारण इसके पीछे जो छुपा हुआ है कि कई आजकल ये मामले सामने आ रहे हैं कि जूम मीटिंग के जरिए से लोग आपके बैकग्राउंड और बैक के माहौल को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस चीजों से भी बचने का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपनी वीडियो को ऑफ रखें। दूसरा कारण जो सर ने बोला कि आवाज जिनकी क्रैक होती है, जिनके पास नेट की कमी है, उनको वीडियो ऑफ रखना चाहिए। और तीसरा, जो लोग उपयोग कर रहे हैं, अगर वीडियो के साथ वो उपयोग कर रहे हैं वीडियो को देखते हुए, तो डेफिनेटली उनका भी डाटा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो हम लोगों ने कोशिश ये रखी है कि हमारे प्रोग्राम में असफलता ना हो, इसलिए जो गेस्ट है या जो लोगों को असुविधा नहीं है, वो लोग अपना वीडियो ऑन रखे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इन बातों को समझकर अपना ऑन रखना चाहे, बशर्ते जो लोग इस बात को, सिक्योरिटी मामले को या अपने प्राइवेसी को किसी तरीके से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो, वो अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। जिनको साउंड का इश्यूज हो, नेट का इश्यूज हो, वो लोग वीडियो ऑफ रखने पर प्राथमिकता दे। हमें इसमें कोई वो नहीं है, बस हम एक सावधानी चाहते हैं, किसी की प्राइवेसी पर भी हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, हम इस बात से अवगत नहीं रहते हैं और इस बातों को सीधा इस तरीके के मंच से बोलना भी उचित नहीं रहता है। इसीलिए शायद हम लोगों के मनसा यही है कि हम इस कारण से वीडियो को ऑफ रखने की सलाह देते हैं। हमारे राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी ऑडियो को कनेक्ट नहीं किए हैं। राज मिश्रा जी नमस्कार सर। राज मिश्रा जी आदाब। नमस्कार राज मिश्रा जी आदाब। सम्मानित सभी साथियों को प्रणाम। हेलो मिश्रा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की कार्यशाला के लिए एक बेहतर सुझाव देके जो संघर्ष करवा रहे हैं, जो कार्यशाला जो हम लोगों को रोज मिलती है, ये राज मिश्रा जी की ही सोच है। और इससे पहले मैं इस बात को भी बताना चाहूंगा कि गुलेरिया साहब और हमारे संजय शुक्ला जी, जिन्होंने ऑनलाइन मीट के जरिए से हम सबको जोड़ा, हम सबसे पहले तो उनके सादर धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने हमको एक रास्ता दिखाया, जुड़ने का एक माहौल बनाया। तो सबसे पहले गुलेरिया साहब और संजय शुक्ला जी को इसका हक जाता है, इस कार्यक्रम की सफलता का। दूसरे तौर पे जिस तरीके से ये कार्यशाला चल रही है, इस कार्यशाला का पूरा श्रेय राजकुमार मिश्रा जी को है, जिन्होंने इस सोच को रख के पूरा इस कार्यक्रम को बैक से संभाले हुए हैं और उनकी शक्ति के बतौर ही हम इस कार्यक्रम को संचालित कर पा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे सभी साथी जुड़ते गए रोज दिन ब दिन, और उन साथियों की सोच और समझ से हम वाकई इस कार्यक्रम को सही ऊंचाइयों तक लेके जा पाएंगे, जहां पर हम ये सोचते हैं कि सारी अज्ञानता इसी बात से दूर होगी जब हम चीजों के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये सीख और समझ कभी कम नहीं होने वाली है और जितना सीखेंगे उतना ही उसका बेहतर उपयोग करें। हमारे सभी साथी इसका दुरुपयोग करने से बचें, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी जो है जबरदस्ती का अहम पैदा करता है, जबकि सच्चाई कुछ अलग होती है। तो अब अपना कार्यक्रम समय हो चुका है शुरू करने के लिए। तो मैं जो है गुलेरिया साहब, अशोक गोयल जी, मिश्रा जी, नीरज जी, इनको बुलाता हूं ताकि ये हमारे जो प्रोग्राम है इसको आगे बढ़कर इसको संभालें। और जो साथी अपने प्रश्न महत्वपूर्ण विषयों पर ही करना चाहें,
मैं चाहूंगा कि प्रथम तौर पर अपन महत्वपूर्ण विषयों को ले ले, ताकि किसी भी कारण से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ना छूट जाए। तो एक एक करके हम अपने बातों को रखेंगे। हमारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पैनल के लोग करेंगे, जो हमारी बातों को सुने भी कृपा करके और उस पर नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आखिरी में हमको इन्हीं लोगों की सलाह की जरूरत होगी। हम पहले सेशन में कोशिश करेंगे कि हम अपनी बातों को रख दें, और दूसरे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हमारे वरिष्ठ सदस्य और अध्यक्ष उस पर अपना अभिमत दें और अपनी जो भी अनुभव को साझा करके हमें मार्गदर्शन देना चाहे वो दें। तो मैं सबसे पहले देवेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार पारिक जी। मेरा एक सुझाव था, सुझाव माने या मेरा निवेदन माने। जी जी कहें सर। एक्चुअली अपन अगर ये अध्यक्षता वाला काम यहीं से शुरू कर दिया ना, तो शायद अपन सफलताओं पे नहीं पहुंच पाएंगे। माला साफा और अध्यक्षता ये मंचों के आटे कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा नहीं होता है, मेरा मानना है। हो सकता है नहीं सर, कि हर एक्चुअली आदमी के पास अलग-अलग आप सोच सही हो। बोल रहे हैं। नहीं, सब सही बोल रहे हैं। अध्यक्षता का अर्थ सिर्फ ये है सर कि ये हमारे प्रशिक्षक हैं। कहीं ना कहीं इनसे हमको मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिलता है, तो हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रख दें, ताकि उनके व्यूज जो हैं, अलग अलग व्यूज जो हैं, जो हमारे प्रशिक्षक और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनके व्यूज हमें मिल जाए, तो हो सकता है हमारी जो समस्याएं हैं या भ्रांतियां हैं वो पूर्णतया दूर हो जाए। तो हमारे तो साथी सभी हम ही लोगों को साथी और अपने प्यार भाई बहन समझ के ही हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है अगर हम किसी को बोल दें, और ये रोज की अध्यक्षता है सर। बुरा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुराई नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये कहा गया है अपनी भारतीय संस्कृति में कि ये जो शब्द को वाणी ही जो है, इस वाणी में ही सब कुछ है, और यही एक शब्द जो है बड़ा आश्चर्यचकित रहता है कि कल मैंने बहुत सारे साथी जो थे उन्होंने मुझे ये बात कही थी। हालांकि मैं गौर नहीं करता इस चीज का, लेकिन मुझे कई साथी जो इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं और उनका कहना यही था कि जहाँ पे आरटीआई कार्यकर्ताओं की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में अध्यक्षता वाला जो शब्द आता है ना, वो अध्यक्षता वाला शब्द साला बड़ा इतना वो करता है कि अध्यक्षता यहीं से शुरू होगी तो 100% कहीं न कहीं कोई न कोई एक राजनीतिक पहलू या उभर के आएगा। तो अपन हाँ, अपने वो जो सीनियर है, अपने से बड़े हैं, अपन उनको बड़े के सम्मान से संबोधित करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा अध्यक्षता की बजाय। अब मैं ये कहूँ कि गुलेरिया साहब या नीरज जी या राज जी, ये हमारे इस श्रृंखला के बड़े पहलू हैं, हमें मार्गदर्शित करने हैं, तो ये अपने सम्मानीय है। अपन तो सम्मानीय शब्द देख करके अपन संबोधित करें तो और ज्यादा बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। और सत्य का नाम कुछ भी रख दे, सत्य बदल नहीं जाएगा। वो हमारे मार्ग प्रदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं। ठीक है, हम अध्यक्षता के वर्ड को जो है थोड़ा सा वर्ड को अमेंड कर लेते हैं। हम उनके मार्गदर्शन पर आज का जो कार्यक्रम है, उनके मार्गदर्शन के लिए उनके समक्ष रख रहे हैं देवेंद्र जी, ताकि हमको वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन मिल सके। हेलो, देवेंद्र जी गोस्वामी बोल रहा था। देवेंद्र जी, अग्रवाल जी, मेरा ये कहना था कि हम इन चीजों का इशू नहीं है। देखिए, एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ पे हम एक मोटो लेके चले हैं, यहाँ पे किसी को लीडर बनाने के लिए नहीं है सर। इन छोटी चीजें हैं, ये छोटी चीजें हैं। किसी ने क्या, देखिए ये एक वर्डिंग है, आपने कुछ गलत नहीं बोल दिया, और यहाँ पे कोई किसी को हम प्रेसिडेंट बोल दें तो प्रेसिडेंट वो नहीं। देखिए, रेस्पेक्ट दी जा रही है। ये अगर किसी कार्यकर्ता का ये मोटो बन जाए ना कि अध्यक्ष बोल दिया, ये बोल दिया, तो मैं समझता हूँ कि उसको इसमें लाइन अप होना ही बेकार है। हमारी सभ्यता रही है लोगों को सम्मान देना, और सम्मान देने में कोई बुराई नहीं है। खैर, अब हम इस विवादित विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब हम अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। बस मोटो होना चाहिए, किसने क्या बोल दिया वो देखिए, आप जिसको रन अप कर रहे हैं वो आपका डिसीजन है, आपको किस तरह से किसको किस तरह से सम्मान देते हैं या किस वर्डिंग को यूज करते हैं। यहाँ पे हम कोई पॉलिटिक्स नहीं चला रहे हैं, हम किसी मिशन को लेके चल रहे हैं। तो ये वर्डिंग, ये चीज तो बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता इस जगह पे। सही कहना है आपका, सही कहना। ठीक है, चलिए अभी हम अपने महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं सर। हम अपने महत्वपूर्ण विषयों पर आए।
हम अपने कार्यक्रम को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, अन्यथा समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। 75 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी जो वरिष्ठ हमारे जितने भी सदस्य हैं जो हमें प्रशिक्षण दिए हैं और दे रहे हैं लगातार, हम उनके मार्गदर्शन पे उनके समक्ष अपनी बातों को आज रख रहे हैं और कोशिश करेंगे जो हम उनके सामने अपनी समस्याओं को रखें वो उस पर हमें अपना मार्गदर्शन दे। तो मैं जो है इसमें आज जो मेरे पास महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी आए हुए हैं उसमें मैं सबसे पहले रमेश सुथर जी राजस्थान से बुलाना चाहूंगा। रमेश सुथर जी, रमेश सुथार जी अपना मोबाइल जो है अनम्यूट करें। रमेश सुथार जी, हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ गई है। हाँ। मैं चाहूंगा कि सर आप अपने बातों को रखें ताकि हमारे मित्र साथियों को भी आप जो मुद्दे उठाना चाह रहे हैं उसके बारे में समझ में रहे चीजें, और हम बाद में नेक्स्ट सेशन पे अपने वरिष्ठ सदस्यों से उस पर मार्गदर्शन लेंगे। ओके सर। मेरा सर सबसे बड़ा इसमें एक सवाल ये आता है कि हमें कब अपील करनी है और कब शिकायत करनी है। ये अभी तक भ्रांतियां बनी हुई है। सभी सूचना आयोग हैं इसको लेके अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सूचना आयोग कहता है कि आप अपील भी कर सकते हैं और साथ में आप शिकायत भी कर सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग कहता है कि आपकी द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है और जब आदेश की पालना नहीं होती है उस दशा में आप शिकायत कर सकते हैं सिर्फ। और मेरा यही था कि ये इसको स्पष्ट किया जाए, इस पर चर्चा की जाए कि अपील कब की जाएगी और शिकायत कब की जाएगी। आप अपनी बातों को थोड़ा और बेहतर तरीके से रख दें ताकि हमारे साथी समझ सकें कि आप एक्चुअली इस प्रश्न को रखने का क्या कारण था या औचित्य था, अन्यथा वो सरल उसमें ना निकल जाए महत्वपूर्ण विषय। थोड़ा सा इसे और ब्रीफ कर दें जो आप चाहते हैं। ओके, मैंने जैसे एक बार सूचना 30 दिन में कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने निवेदन डिसीजन नहीं मिला, तब मैं आयोग में गया तो पीआईओ ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो आयोग ने कहा कि नहीं है तो बस अपील खारिज आपकी, जब रिकॉर्ड ही इसके कब्जे में नहीं है तो अपील खारिज। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया जांच का कि जांच जब तक नहीं होगी कि वो जो कह रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ये मामला जांच का। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जांच शब्द जो है, इस जांच का काम है सत्यता का पता लगाना, तो अपील में नहीं की जा सकती तो की जाएगी। राज मिश्रा जी, मिश्रा सर, मिश्रा सर, मिश्रा सर। मैं एक हाँ बात जी, बताऊं जी। हाँ खेमानी जी कहें सर। हेलो, मैं बताऊं जी इस बाबत। हाँ ठकराल जी बोलिए सर। इन्होंने बोला है भी अपील कब करनी है और शिकायत कब करनी है। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मान लो आपने सूचना मांगी, उन्होंने 30 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं किया, तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप फर्स्ट अपील में जा सकते हो या आप डायरेक्ट सेक्शन 18 के अंदर 18 सेक्शन के अंदर आप डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर जा सकते हो। लेकिन जाना आपने एक जगह ही है। जैसे इन्होंने बोला है अभी अपील भी डाल दी, ये भी डाल दिया, क्योंकि हम ना डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारी इस तरह की कोई भी अपील या कोई भी शिकायत किसी भी ट्रिब्यूनल में के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी कमीशन के अंदर पेंडिंग नहीं है, ना ही हमने लगाई हुई है। सर मैं बोल सकता हूँ? तो जब आपको सूचना नहीं मिली, हाँ जी, जब आपको सूचना नहीं मिली 30 दिन के अंदर, तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट में जाओ। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा कमिश्नर है वो हमारे से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर है, तो फिर हम प्रेफर करते हैं भी हमारे जो नजदीक है, क्योंकि फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ज्यादातर हमारे नजदीक ही होती है, तो हम प्रेफर करते हैं भी चलो एक बार फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा के देख लें, हो सकता है वो जवाब मिल जाए, और मोस्टली जवाब मिल भी जाता है। तो इसलिए हम कंप्लेंट को प्रेफर नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है। लेकिन यदि आपको लगता है भी आप कमिश्नर को इजीली अप्रोच कर सकते हो, तो फिर आप जवाब ना मिलने के बाद सीधा कंप्लेंट के अंदर जाओ, फर्स्ट अपील के अंदर ना जाओ। ठकराल साहब एक्चुअली उनका जो कहना है वो थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि जो हम बातें कह रहे हैं
वो प्रचलन का विषय है, और जिन बातों को रमेश जी रखना चाह रहे हैं वो एक्ट्स पर रखना चाह रहे हैं, जो एक्ट हमें बोल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से रमेश जी इस बात को आप ब्रीफ करें, आप जो एक्चुअली बात बताना चाह रहे हैं साथियों के सामने। सर मैं कभी भी ये लिखता ही नहीं हूं अपील या शिकायत में कि मेरी कोई अपील या शिकायत आयोग में नहीं चल रही है इस विषय पे। मैं हमेशा लिखता हूं कि मेरी 10 अपील चल रही है, मेरी 10 शिकायतें चल रही है, ये कहीं बाध्य नहीं है। मुझे ये जरूर अपील मेमो में लिखा है वो सही एवं सत्य है, उसमें मैंने कोई झूठ नहीं लिखा है। तो मैं लिखता ही नहीं हूं कोई चीज, मैं वही चीज लिखता हूं और उसी को मैं सत्यापित करता हूं कि जो मैंने अपील मेमो में लिखा है वो सही है, उसमें मैंने कुछ नहीं छुपाया है। अपील चल रही है नहीं चल रही है इस अपील से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सूचना को 10 बार मांगता हूं। लेकिन एक चीज बता दूं, जब कमिश्नर ने आपको जवाब दिया है, जवाब अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको डिक्लेरेशन पे ले लो, एफिडेविट पे ले लो, उसके बाद आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करो। मतलब उन्होंने नो बोल दिया ना, तो वो भी जवाब दे दिया उन्होंने। हाँ जी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं करनी। नहीं, जवाब तो दे दिया। नो भी तो जवाब तो कौन करेगा? नो भी नो जवाब है, उसके बाद तो जांच कौन करेगा? जांच इन्होंने नहीं करनी, ये कंप्लेनेंट अथॉरिटी नहीं है। इसके पास आप ग्रीवियंस जो अपनी वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये सूचना आयोग है, सिर्फ सूचना आपको दिलाएगा जी। जो नो है वो भी एक सूचना है, उसके बाद वो सूचना लेके आप उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे या डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लेंट करो भी इन्होंने ये वाला रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहने का मतलब है सूचना आयोग ने आपको नो वाला भी जवाब दिला दिया है, उनका रोल खत्म हो गया। नहीं हुआ सर, उन्होंने ये जांच नहीं करनी चाहिए। आपने सर धारा 18 पढ़ी है? पढ़ी है सर, कोई नहीं सर, एक बार आप किताब निकाल सभी साथी को सामने अपने साथी बुक्स रख के चले, क्योंकि अब इस विषय को अब एक महत्वपूर्ण आयाम देने की जरूरत है। हेलो जी सर। हेलो, ये किताब निकाल ली मैंने। जी मैं सर। कुछ बोलूं? हाँ सर, बिल्कुल, आप तो अध्यक्षता सिलेबस में है सर, पैनल में हमारे, बताएं सर। अरे सुनो, ये सारी बाहर बिठाओ कमरे से, अब मेरी बात सुनो जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ। देखिए एक चीज समझिए, जो रमेश सुथार जी ने बात कही है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरे को सूचना चाहिए, वो कहता है जी हमारे पास तो सूचना ही नहीं है, आपकी अपील खारिज, मामला खत्म कर जाइए। इसमें देखिए एक चीज है जो सुथार जी कह रहे हैं और बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं। सेक्शन 18 इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शैल व्हाइल इंक्वायरी इनटू एनी मैटर अंडर द सेक्शन हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट। इसका तात्पर्य हिंदी में ये हुआ कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जब भी वो कोई जांच कर रहा है मामले की, तो सिविल कोर्ट वाली सारी पावर आ जाती है। व्हाइल ट्राइंग ए सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे सिविल कोड पे सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर की पावर आती है 1908 की, वो सारी पावर इंफॉर्मेशन कमीशन में पाई जाती है। और इसमें 5 इसके अंग हैं। पहला है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्संस, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो इसका 18(3) का पार्ट बी है, ये बड़ा गंभीर है। कहते हैं रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। पीआईओ ने कह दिया मेरे पास नहीं है कागज। अरे भाई तेरे कहने से कुछ नहीं होता, उसके पास जज वाली पावर है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कि उस सारे बंडल उठा ला अपने, मेरे को दिखा, मैं देखता हूं तेरे पास कागज है कि नहीं है। फिर पार्ट सी है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। इसमें वो गवाही ले सकता है एफिडेविट पे। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है पार्ट डी, 18(3) का पार्ट डी। किसी भी अदालत या किसी भी दफ्तर के कोई भी कागज की रिकॉर्ड या कॉपी मंगवा सकता है। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये जो 18(3) के 5 अंग हैं, ये बड़े खतरनाक है और ये बड़ी वाइड पावर दे रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। तो सुथार जी बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं,
उसने कह दिया डॉक्यूमेंट नहीं है, मामला खारिज, और राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भैया फिर कंपिटेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट करो। अरे कंपिटेंट अथॉरिटी में मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, जब जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सिविल कोर्ट वाली पावर लेके बैठा है। उससे बड़ी पावर तो कंपिटेंट अथॉरिटी की नहीं है। वो कंपिटेंट अथॉरिटी को भी अपने यहाँ बुला सकता है गवाह के तौर पे, डॉक्यूमेंट्स के मंगवाने के तौर पे, और एफिडेविट पे कंपिटेंट अथॉरिटी का भी बयान ले सकता है। तो ये मामला 18(3) का बड़ा महत्वपूर्ण है, और रमेश सुतार जी से मैं सहमत हूँ कि हम लोग चीजों को ठीक से नहीं समझ पा रहे और हम लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। 18(3) के हिस्से पे जाइए, ये बड़े खतरनाक हैं, और सिविल कोर्ट की पावर इसने कमीशन को दे रखी है, जिसको हम देख ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे। कल रमेश सुतार जी से मेरी बात हुई थी काफी देर टेलीफोन पे, और मेरे को बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ इनसे बात करके, समझ के। ये जो 18(3) की बात मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, रमेश सुतार जी ने इससे मेरे से चर्चा हुई और उन्होंने बड़े विस्तार से मेरे को समझाया। मेरे को समझ में आया कि हम लोग कितनी लापरवाही कर रहे हैं। वाकई हमारे अधिनियम में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इस समझ की कमी के कारण से हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। हमें तो इस हिस्सों में भी बांट दिया गया है कि धारा 18 मतलब शिकायत और धारा 19 मतलब अपील, और हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करें, दोनों को एक साथ पढ़कर ना करें। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें वाटर टाइट के डिसीजन पर बात की गई कि ऐसी कोई चीज बंदिश नहीं है। 18 और 19 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के प्रोसीजर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सेक्शन 19 पर भी कई गंभीर बातें हैं जिस पर रमेश जी आगे अपनी बातों को रखेंगे। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, अनुमति हो तो रमेश जी, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ बोलिए सर। राज मिश्रा छत्तीसगढ़। जी जी, मेरा निवेदन ये है ना कि धारा 18 एक्चुअली हम लोग एक्ट को ठीक से पढ़ और समझ नहीं रहे हैं। हाँ जी। धारा 18 और 19 बिल्कुल अलग बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों को बिल्कुल अलग सिद्ध कर दिया है। और मेरे प्रकरण में ये जो अशोक गोयल साहब ये जो बता रहे थे अभी कि धारा 18 में सिविल कोर्ट की तरह जांच करने का अधिकार है सूचना आयोग, इस पर 7-8 केस हाई कोर्ट में मैं कर चुका हूं। और मैंने हाई कोर्ट से मांग किया कि मैंने, मामला क्या था, एक लाइन का, कि मैं सूचना के अधिकार पर एक आवेदन लगाया, मुझे 30 दिन के भीतर ना तो कोई जवाब आया, ना मेरा आवेदन को खारिज किया गया, ना जवाब देने से मना किया गया, कुछ भी नहीं किया। 30 दिन तक वो जन सूचना अधिकारी बैठा रहा। मैं धारा 18 पर एक शिकायत कर दिया। अब इसके लिए आप पढ़ेंगे जब धारा 18 ना, तो और क्लियर हो जाएगी बात कि मेरे आवेदन पर उसको निर्णय लेना है। धारा 7 हम लोग किसी दिन चर्चा डिटेल में करेंगे। तो धारा 7 ये कहता है कि इस 30 दिन में उसको कुछ ना कुछ निर्णय ले लेना है। यदि वो निर्णय ही नहीं लिया तो धारा 18 पर हम शिकायत करेंगे और सूचना आयोग उस पर जांच करेगा कि आपने 30 दिन के भीतर इस आवेदन को निराकृत क्यों नहीं किया। क्या आपके ऑफिस में आग लग गई थी? क्या पानी में बह गया था? क्या आपके यहाँ भूकंप आ गया? तो इसके कारण से, अगर ये जन सूचना अधिकारी बताता है कि मेरे ऑफिस में भूकंप आ गया था, इसके कारण से फाइलें अस्त व्यस्त हो गई, तो मैं इस कारण से इनको 30 दिन के भीतर जवाब नहीं दे पाया, तो फिर ये उसका जो कारण होगा वो क्षम्य होगा। वो बताएगा कि 30 दिन तक जलता रहा मेरा ऑफिस, पूरी फाइलें जल गई, इस कारण से 30 दिन में। वो ये बताएगा कि 30 दिन तक मैं एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया था। अगर वो जेन्युइन कारण बताता है तब तो क्षम्य है। अगर वो सही कारण नहीं बताता है तो धारा 18 पर उसके ऊपर फाइन होगा और आवेदक को क्षतिपूर्ति होगी। अब धारा 18 का डिसीजन हो जाने के बाद अगर वो बोल, एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर हाँ जी प्लीज कर लेता हूँ। हाँ जी। अब लेकिन सूचना आयोग क्या कर रही हैं? सूचना आयोग का इस देश में भगवान ही मालिक है। वो क्या कर रही हैं? सूचना आयोग की किसी भी तरह से आपके शिकायतों को, अपीलों को खारिज करने के लिए बैठी हैं, ना तो आपको जानकारी दिलाने के लिए बैठी हैं, ना आपको कोई रिलीफ दिलाने के लिए।
अगर आपका आवेदन बहुत कड़ा और ऐसा आवेदन है जिसको ना खारिज किया जा सकता है, ना कोई नेगेटिव ऑर्डर किया जा सकता है, तब उस मामले में मजबूर होकर सूचना आयोग आपको जानकारियां दिलवाती है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं ना कि आप अगर 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं मिली, या आपका आवेदन लेने से मना कर दिया, या आपसे फीस की मांग ज्यादा कर दिया, या आपसे कह दिया कि आपने जो फीस भेजा है हमको वो पोस्टल ऑर्डर में भेज दिया है, हम पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं करते, ऐसी स्थिति में आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में क्यों जाएंगे? ऐसी स्थिति में आपको धारा 18 पर शिकायत करना है। और ये जो धारा 18(3) है ना, इसके सारे बिंदु लागू होते हैं। मेरे 7-8 प्रकरण में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा मतलब विपरीत टिप्पणी करते हुए मेरे अपील को, मेरे रिट को स्वीकार किया गया और सूचना आयोग को डायरेक्शन दिया गया कि इस पर लॉ को पढ़ें, समझें और इस पर लॉ आप ऑर्डर करें इसमें। तब सूचना आयोग ने सुनवाई किया और उस पर जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई की। हमारे साथ एक बात आती है कि अभी कोई मित्र आए थे, वो एक कहानी सुनाए थे ना, एक चिड़िया और दाल वाली। जी, पांडे जी, हमारे 4-6 दिन पहले। जी। तो ये जो चिड़िया और दाल वाली बात है ना, ये मेरे साथ भी लागू होता है। मेरे साथ साथ मेश्राम जी, कादरी जी, गुप्ता जी, जितने भी लोग हैं हमारे मित्र, चौहान साहब और जितने भी लोग हैं, राजेश शर्मा जी और ठकराल साहब, अजीत कुमार गुप्ता, सारे लोगों पर लागू होता है ये सारे नियम। तो आपको लड़ाई छोड़नी नहीं चाहिए बीच में। मैं अपने सारे लोगों को ये कहता हूं कि आप अगर खाना बनाना शुरू कर रहे हैं खुद, और क्या चावल उस गंज में डाल के, कुकर में डाल के छोड़ तो नहीं देते, जब वो पक जाता है तो कुकर खोलते भी हैं, परसते भी हैं, तब खाते हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, ये हार मानने वाले लोग ही नहीं है। सर, हार मानने की बात कहाँ आई? मैंने तो हार का ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि शिकायत में क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। राज मिश्रा जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रमेश सुतार बोल रहा हूँ। आपने कहा कि शिकायत में क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। क्या सॉरी आवाज। आपने अभी कहा कि शिकायत जब आप करोगे तो आपको क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। जी। तो जब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि धारा 18 अलग है, धारा 19 अलग है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, तो क्षतिपूर्ति का पावर जो दिया है 19(8)B में दिया है, तो शिकायत के साथ 19(8)B पढ़नी पड़ेगी। तो जब 19(8)B पढ़ सकता है तो 19(8)A क्यों नहीं पढ़ेगा सूचना आयोग? नहीं, देखिए, मेरे बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है। क्षतिपूर्ति से मेरा मतलब मैं बताता हूँ आपको। क्षतिपूर्ति का मतलब ये हुआ कि 250 रुपया पर डे के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपया, ये तो अर्थदंड हो गया। अर्थदंड राज्य सरकार के खजाने में जमा होगा। सूचना आयोग जब सुनवाई कर रहा है और सूचना आयोग को ये महसूस होता है कि अगर ये आवेदन पर 30 दिन के भीतर जानकारी दे दी जाती, तो इस तरह का जो आवेदक या शिकायत करता है उसको क्षति नहीं होती। जो क्षति उसको हुआ, बहुत सारे विषयों पर क्षति होती है, तो क्षति होती। ऐसी स्थिति में मैं कुछ साइटेशन आपको बताता हूं, जिसमें मैं जो सच्चा है। सर बात सुने, सर रमेश जी बात सुने। राज मिश्रा जी हमारे, राज मिश्रा जी की मैंने बात सुनी। राज मिश्रा जी, वापस एक सवाल करता हूं इनसे। देखिए, मैं सबसे पहले बात एक बता दूं कि 7:39 या 7:40 को ये कार्यक्रम वापस एक बार बंद होगा। हमें सभी साथियों को वापस जुड़ना है, क्योंकि आज वो इस विषय पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम से हटे ना और इसको ध्यान से सुने बातों को। एक्चुअली इसमें बहुत सारी जरूरी बातें छुपी हुई हैं,
तो सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम में वापस जुड़ेंगे, कोई भी साथी इस बातों को अच्छे से सुने। जी सर, आगे कंटिन्यू करें सर। सर इसमें मेघराज सिंह में एक बात और रखूंगा मैं इस संदर्भ में, ये मेरे साथ भी हुआ, तो इस संदर्भ में हम कैसे बच सकते हैं, मैं भी एक छोटा सा है, बस 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जी सर। जी कहें। सर इसमें होता क्या है कि हम आरटीआई कार्यकर्ताओं को क्या है कि जैसे ही मैंने आवेदन किया तो मेरे को एक कंसाइनमेंट मिलता है, जिससे मैंने स्पीड पोस्ट से किया या रजिस्टर्ड डाक से किया, तो वो मेरा 4 या 5 दिन में डिलीवर्ड हो जाता है। तो वो हम अगर उसको ट्रैक कर लें और उसका एक प्रिंट आउट ले लें और अपने आवेदन के साथ रख लें, तो फिर इसके बाद अगर मैंने प्रथम अपील की और उसी में भी ऐसा कर लें, तो ऐसा जैसे ये लोग बहाना बनाते हैं, जो पीआईओ होते हैं इनकी एक आदत है ये कि मेरे को मिला नहीं, ये नहीं, तो तुरंत आप आयोग से कहिए महोदय ये एनआईसी की रिपोर्ट है, ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट है, इनको इस तारीख को ये डिलीवर हुआ। इसके बाद मैंने प्रथम अपील की, वो भी हेलो। जी जी जी, हमारे नीरज कुमार जी, मिश्रा जी, अशोक गोयल जी, गुलेरिया साहब सभी जुड़ चुके हैं और 82 पार्टिसिपेंट्स में 61 पार्टिसिपेंट्स वापस आ चुके हैं। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं वापस फिर से। मिश्रा जी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बात उस समय अधूरी रही। जी मेघराज जी, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो एक कॉमन इशू था जिस पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। वहां से हमें जो है एक्चुअली हम एक्ट के रूल्स पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी उसी नाव पर सवार हूं जिस नाव पर आप सवार हैं और हम सबकी परेशानी है। इस पर हमें हमारे वरिष्ठ और अनुभवी लोग कुछ अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो हम अपने अनुभवी लोगों से ही इस विषय पे वो कहें कि वो उस पे अपनी बातें रखें, क्योंकि नीरज जी बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं और मुझे लगता है वो भी आखिरी में कुछ जरूर बोलेंगे इस पर अच्छी बात हमें। मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। मिश्रा जी। रमेश सूतर जी आप अपनी बात को उसमें आगे रखें जो आप बताना चाह रहे थे मिश्रा जी के समक्ष। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। कि मिश्रा जी ने जैसे कहा कि शिकायत में क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है मणिपुर वाले डिसीजन में कि 18 को सिर्फ 18 पढ़ी जाएगी और 19 के लिए सिर्फ 19 पढ़ी जाएगी अपील के लिए। तो शिकायत का जो पावर दिया है शिकायत क्षतिपूर्ति दिलाने का शिकायतकर्ता को, वो 19(8)B में दिया हुआ है और शास्ति लगाने का जो पावर दिया गया है वो 19(8)C में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जब वो शिकायत सुन रहा है तब भी उसको 19(8) पढ़नी है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फेल हो रहा है यहाँ पे।
और मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जिसमें शिकायत में क्षतिपूर्ति दिलाई गई है। जैसे हिमाचल प्रदेश का एक है, एक निरंजन भाई साहब का है, जो उत्तर प्रदेश ने सूचना आयोग ने 2,500 रुपया दिलाया निरंजन डॉक्टर साहब को। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मणिपुर वाला डिसीजन है, ये तो कह रहा है कि नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर एक्ट को पढ़ा जाए तो ये तो कह रहा है कि भाई शिकायत के साथ में 19(8) और 19(9) को पढ़नी है। सबसे बड़ा तो ये भ्रम यही पैदा हुआ है हमारे एक्ट में। मेरे ख्याल से आपको एक बार एक्ट के उस प्रोविजन और लाइन को एक बार आपको स्पष्ट करना चाहिए रमेश जी। अगर आपने एक्ट साथ में रखा हुआ है बुक को, तो हमारे साथी मित्रों के लिए थोड़ा सा उस बात को ब्रीफ कर दें और अच्छे से, ताकि अगर किसी साथी को समझ ना आ रही हो तो वो समझ सके बात को। ये जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? 19(8) पढ़ दूं? हाँ जी सर, एक्चुअली जिन बातों को उठाना चाह रहे हैं रमेश जी, मैं उस चीज के लिए बोल रहा था। एक बार आप अगर जान रहे हैं, क्योंकि आपकी कल चर्चा हुई है इनसे, तो आप बता सकते हैं सर। ये 19(8) की बात कर रहे हैं। 19(8) में देखो क्या लिखा है। 19(8)(b) भी पढ़ देता हूँ, 19(8)(a) और B दोनों पढ़ देता हूँ। जी सर। 19(8) में लिखा है, इन इट्स डिसीजन द CIC और SIC एज द केस में बी हैज द पावर टू require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this act, including by providing access to information if so requested in a particular form. ये इसके 2-3 अंग हैं, 7-8, और मैं इसका 19(8)(b) और आपको पढ़ देता हूँ। सर इसमें सर एक आपसे अनुरोध था। हमारे कई साथी जो है अंग्रेजी को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और इस धाराओं को समझने के लिए इसको थोड़ा खंडित रूप में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा अगर आप इसे हिंदी में और खंडित, जो महत्वपूर्ण खंड पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, उसको अगर आप बोल सके तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कर देता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ, क्योंकि पुस्तक मेरे पास अंग्रेजी की है। मैं 19(8)(a) जो लिखा है वो बता देता हूँ कि फैसला करते समय CIC और SIC जैसा भी मामला होगा, पब्लिक अथॉरिटी को कहेगा ऐसे कदम उठाएं जिससे एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका पालन हो। और उसमें है पार्ट ए का पार्ट 1 है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ सो रिक्वेस्टेड इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। जिस भी तरीके से सूचना मांगी गई है उसमें जाके उसको निकाले। और 19(8)(b) कहता है, रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड। 19(8)(b) कहता है कि जो कंप्लेनेंट है उसका जो भी नुकसान हुआ उसका पूर्ति करे। रमेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सही है, ये बराबर पढ़ा इन्होंने कि भाई शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से उठाना चाहूंगा कि 19(8) में लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा की गई है। सबसे पहली बात, यहाँ पे लोक प्राधिकरण की बात आई है। इसी तरीके से 19(8)(b) में भी ये कहा गया है, इस बात को भी ध्यान से करें कि लोक प्राधिकरण से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी की बात की गई है, जो प्रतिपूरित करेगा शिकायतकर्ता को, कंप्लेनेंट को। और यहाँ पे अपीलाल्ची शब्द का उपयोग नहीं हुआ है 19(8)(b) में। ये जो दो बातें हैं, ये बात हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करती है कि जब यहाँ पे कंप्लेनेंट वर्ड यूज हुआ है और लोक प्राधिकारी वर्ड यूज हुआ है, तो इसे हम धारा 18 के साथ जोड़े कि नहीं जोड़े, क्योंकि ये बात तो सीधा हमें 18 के साथ जोड़ देती है। रमेश जी, आदरणीय रमेश जी, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ ना? सर प्लीज सर। जी, ये जो अभी अग्रवाल जी पढ़ रहे थे ना, धारा 19(8) का ख, इन्होंने ठीक कहा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिकायतकर्ता। इंग्लिश वर्जन जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश वर्जन में भी कंप्लेनेंट लिखा हुआ है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो उसको मैं पढ़ता हूँ 19(8) का ख।
required the public authority to consent on complainant for any loss or other determination suffered। हाँ। मतलब ये क्लियर ये बात कहा है कि जो शिकायत करता है उसको जो क्षति हुई है, हानि हुई है, हाँ, उसकी प्रतिपूर्ति सूचना आयोग कराएगा। हाँ। ये शिकायत करता है। अब हम लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बात कहा गया था ना, उसमें ऐसा उन्होंने नहीं कहा था वो मणिपुर 2012 वाले जजमेंट में कि दोनों अलग अलग है। धारा उन्होंने स्पष्ट किया था कि धारा 18 में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, जानकारी लेना है तो आपको अपील की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। धारा 18 पर, ये धारा 18 किस बिंदु पर हो सकता है, ये धारा 18(1) का क ख ग घ अंग च, ये बिंदु में 6 बिंदुओं पर दिया गया है कि किस बिंदु पर, जैसे आप एक मित्र किसी का प्रश्न आया था कि हम किस बिंदु पर अपील कर सकते हैं और किस बिंदु पर शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत वाली बिंदु जो ये च है ना, क ख ग घ च, ये च तक के बिंदु पर ही शिकायत कर सकते हैं। हमारे साथी जब इसको पढ़ेंगे ना तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किसमें अपील करना है और किसमें शिकायत करना है। दोनों धाराएं अलग अलग नहीं है। जैसे देखिए, हम धारा 6 पर आवेदन करते हैं, धारा 7 पर जन सूचना अधिकारी निर्णय लेते हैं कि उनको किस तरह से हमारे आवेदन का निराकरण करना है, धारा 8 अलग विषय पर है। तो ये तीनों धाराएं आपस में जुड़ के भी अलग अलग है। उसी प्रकार धारा 18 और 19 आपस में जुड़ के भी अलग अलग है। अब चूंकि धारा 18 पर जो निर्णय होता है, जो सुनवाई होती है, विचारण होता है, वो सीपीसी 1908 में होता है। लेकिन धारा 19 पर सीपीसी 1908 पर कार्रवाई नहीं होती है। सर, अगर आप अनुमति दें तो इसमें एक बात बोलना चाहूंगा मैं। हाँ, बताएं। अगर हम सिविल प्रक्रिया संहिता का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ धारा 18 की शिकायत पर अगर हम माने और 19 पर हम अपील पे ये चीज ना माने, तो जो सुनवाई की प्रक्रिया आयोग में चलाई जा रही है वो फिर चलाने का तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी इस बात की कोई व्याख्या या कहीं पर भी इस चीज का उल्लेख नहीं हुआ है कि सूचना अधिकारी के जवाब आ जाने के बाद हम अपना कोई कथन रखें, अपना कोई जवाब रखें, वो हमको सुनवाई में बुलाएं, उसमें युक्ति संगत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की बातें आए, तो फिर वो तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ यस और नो की चीज रहती है कि आपके पास सूचना है तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, उसमें बाध्य है तो इस कारण से उसकी छूट होगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ये सारी प्रक्रियाएं आयोग अपना रही हैं 19 में भी, तो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया का हिस्सा 18 का ले रही हैं 19 में। इसमें कहें सर कुछ आप। जी जी, धारा 19 जो है ना, वो यही बात मैं भी कह रहा हूं। धारा 19 जो कहीं भी प्रक्रिया के संबंध में बात नहीं है कि किस तरह से सुनवाई होगी, किस प्रक्रिया का पालन होगा। तो क्या प्रक्रिया के पालन किए बगैर ही धारा 19 पर सुनवाई होके अर्थदंड, दंड, क्षतिपूर्ति सूचना आयोग लगाती है? ऐसा नहीं होता। इसमें भी धारा 18 कहीं ना कहीं से इंक्लूड होता है परोक्ष रूप से। जी रमेश जी। सर, ऐसा है, मेरा जहां तक मानना है, शिकायत एक तरह का सिविल सूट है। जो ट्रायल कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट में सिविल सूट होता है, वो है। और अपील जो है, जो सिविल अपील है, जो सिविल कोर्ट में होती है, दोनों समान है। सीपीसी दोनों में लागू है। सीपीसी में बहुत सारे आदेश हैं, सेक्शन है, तो अपील के लिए जो सेक्शन है वो अलग है और सिविल सूट के लिए सेक्शन है वो अलग है। तो इसलिए सीपीसी तो दोनों में लगेगी, लेकिन अपील की पूरी प्रक्रिया अलग होती है। अपील में सिर्फ ये देखा जाता है कि निचले अदालत ने क्या कमियां रखी अपने निर्णय में, उस निर्णयों पे ही व्याख्या की जाती है अपील में। शिकायत एक तरह की जांच है, जिसमें जांच करके सत्यता का पता लगाया जाता है। दोनों ही अलग विषय है। फिर आपने कहा कि देखो, आप 19(1) को पढ़ोगे
तब आता है कि कोई विनिश्चय आपको 30 दिन में प्राप्त नहीं हुआ, तो अब आप अपील करोगे। दूसरी तरफ 18(1)(c) जो 18(1)(g) ये कहती है कि कोई उत्तर आपको नहीं मिला तो आप शिकायत करोगे। अब डबल बात आ गई, तो इसलिए छत्तीसगढ़ सूचना आयोग ये कहता है कि आप दोनों ही करो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। मणिपुर का डिसीजन ये कहता है कि आपको शिकायत में सूचना नहीं मिलेगी तो दंड करवाने के लिए सिर्फ शिकायत रखी गई है, नहीं, दंड तो अपील में भी होता है, तो फिर शिकायत का महत्व क्या रहा? जी दोनों का रमेश सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है पॉइंट 37 में कि शिकायत के अलग उद्देश्य है, शिकायत की अलग प्रक्रिया है, अपील की अलग उद्देश्य है, अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं बताया कि अपील का क्या उद्देश्य है और शिकायत का क्या उद्देश्य है। मैं यही स्पष्ट करवाना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि अपील का क्या उद्देश्य है और शिकायत का क्या उद्देश्य है। नीरज जी बहुत देर से सुन रहे हैं हमारी बातें, लेकिन वो अभी तक मौन है। मैं एक बार नीरज जी को भी निवेदन करता हूँ कि कुछ बोले इस पर। रमेश जी, आपके पास इस संबंध में बेहतर जानकारी हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। ये मैं अशोक गोयल बोल रहा हूँ। एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, धारा 19(9) को देखिए आप, इस पे भी शायद लोगों का ध्यान नहीं किया। द CIC और SIC as the case may be shall give notice of its decision including any right of appeal to the complainant and to the public authority. The CIC और SIC धारा 19(10) है, as the case may be shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed. इसका तात्पर्य तो ये निकला कि जब एक कंप्लेंट आई, कंप्लेंट का CIC और SIC ने फैसला करा तो उसके बाद अपील का भी प्रावधान है। इसके बारे में कोई विद्वान मेरे को बताया कि क्या किसी ने कंप्लेंट का फैसला होने के बाद कोई अपील करी है या SIC या CIC ने उसको सूचित करा है कि धारा 19(9) में आपके पास अपील का भी प्रावधान है। नीरज जी से पूछना चाहूंगा। ऐसा मान्यवर धारा 19 क्या मैं बोल सकता हूं? जरूर जरूर। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और बेस है हमारा मणिपुर का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे ख्याल से इस मणिपुर डिसीजन को आप लोग जरा पहले ठीक से पढ़िए तो, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा नंबर 35 जो ये क्लियर कहता है, और एक दो नहीं, उसने टेलर वर्सेस टेलर 1876 का जो कंपनीज लॉ में भी बहुत अक्सर कोट करा जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध केस है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी अनेक डिसीजंस कहे हैं, और फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाली चीज पे जाइए। इसमें वही चीज है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और इस जजमेंट को पढ़िए, अंडर चैलेंज क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन ही इनकम्प्लीट है, पूरा सेक्शन 18 और 19 पर है ही नहीं है। 19(2)(b) जो रमेश जी कह रहे हैं उसको कहीं टच ही नहीं करता है, और वो चीज अंडर चैलेंज थी नहीं, खाली उसमें चैलेंज था इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट को मना करना। उसमें हाई कोर्ट सिंगल जज और डबल बेंच ने ये कहा कि कमिश्नर को ये पावर नहीं है ऑर्डर करने की कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब आप सेक्शन 18 और 19 को अलग अलग पढ़िए, ये दोनों सेक्शंस अलग अलग पढ़े जाएंगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पावर नहीं है, मगर आप जब 2B पढ़ेंगे आप सेक्शन, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करवाए मगर कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकता है। और ये क्वेश्चन कहीं नहीं था, जिस तरह से इस मणिपुर के जजमेंट में अंडर चैलेंज सेक्शन 24 कहीं नहीं था। पावर्स ऑफ CIC और वो जो उन्होंने करा है एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ना हाई कोर्ट का उस पॉइंट पर कोई डिसीजन है सिंगल बेंच का, ना डबल बेंच का, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 24 पे भी कहा है। उस आप लोग 18 और 19 पे रह जा रहे हैं, 24 पे भी नहीं जा रहे। 24 पे वो कहता है कि सरकार को ये
पावर नहीं है कि वो पिछली तारीख से एग्जेम्पशन कर दें, क्योंकि उन्होंने एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन पे कहा है। तो और यहाँ पे 19 पे सुप्रीम कोर्ट केवल 19(1) को कर रहा है, पूरे 19 को नहीं कर रहा है कवर। 19(2) पर कंप्लीट साइलेंट है, वो एकदम स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं समझे। 1982 अगर आप बी पढ़े तो उसमें कोई डिसीजन ही नहीं है। 1981 पर है खाली, सुप्रीम कोर्ट केवल 1981 की बात कर रहा है। 1982 को वो बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग बेमतलब में इस कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हैं। कमीशन स्पेसिफिक है और पैरा 35 से क्लियर हो रहा है कि 18 अलग पढ़ा जाएगा, 19 अलग पढ़ा जाएगा। जजमेंट का पैरा, अगर जजमेंट आपके पास है तो पैरा 35 जरा प्लीज खोल लीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। इस हिसाब से, क्योंकि 1982 पे कोई रूलिंग नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई ओपिनियन तक नहीं है, इसलिए 1982 अनटच्ड है। कमीशन को कंपनसेशन दिलाने की पावर है मगर इंफॉर्मेशन दिलाने की नहीं। उसी पे ये जजमेंट मणिपुर का आगे ये कहता है पैरा 42 में कि उसके हिसाब से आप 2 ना करिए, सेक्शन 19 में अपील करिए जिसमें आपको सब कुछ प्राप्त होगा। उसकी एक लाइन पर आप लोग ने गौर नहीं करा है, वो ये कहती है कि 19 बेटर है 18 से। कहीं 19 18 को पर रोक नहीं लगाती है। इसीलिए जब मैं करता हूं तो 19 और 18 में अलग अलग मैटर उसी मैटर को ले जाता हूं। मैं 18 भी करता हूं और 19 भी करता हूं, क्योंकि अगर खाली आप 18 करेंगे तो सीधे ये डिसीजन है कि कमीशन आपको सूचना नहीं दिला सकता। सूचना कहां से दिला सकता है? अगर आपकी अपील 19(3) में है और 18 को फिर से पढ़िए, क्या पावर है कमीशन को 18 में, क्योंकि दोनों 18 और 19 अलग अलग पढ़े जाएंगे, जोड़ के नहीं पढ़े जाएंगे। कंप्लेंट रिसीव करने की है, इंक्वायर करने की है। कंप्लेंट की भाई उसने दी है, नहीं दी है, क्या गलत है, क्या नहीं है। और सिविल कोर्ट्स के पावर की तरह कर सकता है कि आपको सम्मन कर सकता है, आपसे एफिडेविट ले सकता है, आपसे सब कुछ ले सकता है, मगर सूचना दिलाने का आदेश नहीं दे सकता है। मगर हाँ, 19(a) को जब आप अलग से पढ़ेंगे तो कंपनसेशन पावर है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। पूरा डिसीजन 19 पर है और अंडर चैलेंज कहीं नहीं है। आप शुरू में पढ़िए पैरा 1 to 3, क्या चैलेंज है? चैलेंज केवल एक पॉइंट है कि कमीशन को पावर ही नहीं है सूचना दिलाने की अंडर सेक्शन 18। इसलिए इतनी लंबी चर्चा हम लोग बेवजह कर रहे हैं। जजमेंट बहुत क्लियर है अपने में। देखिए, द अपील्स हैव बीन द इंफॉर्मेशन कमीशन, पूरा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। फिर आप 3rd में अपीलेंट नंबर 2, इसमें 1 और 2 कंप्लेंट्स थी। फिर आप 4 पे आइए जहां वो समरी कहता है ना, सिमिलर इंटरप्रिटेशंस है। वही चीज कहता है कि कंप्लेंट में सेक्शन 18 में पावर नहीं है उसको दिलाने की। फिर आगे चलिए, अब आप आइए पैरा, रुकिए नीचे आइए, पैरा 6 पे आइए। हाँ, अब यहां देखिए, जब वो कह रहा है बिफोर डीलिंग विद द controversy in this case,
लेट अस कंसीडर द सब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। अब उसने दुनिया भर की व्याख्या करी है और कंट्रोवर्सी एक है। इस कंट्रोवर्सी एक में पावर नहीं है, वो सेक्शन 24 की भी बात कर दे रहा है। अगर हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं आपके पास इसके सिंगल बेंच और डबल बेंच के, तो वो भी निकालिए, वहां भी कहीं भी सेक्शन 24 की बात नहीं है। और लास्ट में आ जाइए इस जजमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है पैरा नंबर 43 पे, देखिए वो ये कहता है कि पैरा अपील 19 का वाइडर स्कोप है देन सेक्शन 18। यानी अगर आपको सूचना चाहिए ही, आपका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है, तो 19 में आइए। इसीलिए वो अपने ऑर्डर में कहता है कि भैया आप 19 में अपील करिए और वो इतने दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए एज पर लॉ। और फिर पैरा नंबर 45 पे आइए। लास्ट में है। सर 45 यही है पैरा 45 है जी सर। इसमें वो सेक्शन 24 की बात कर देता है कि नोटिफिकेशन जो करा है ये कहीं अंडर डिस्प्यूट था ही नहीं, कहीं सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने मन से इसको कह दिया, अंडर लिटिगेशन था ही नहीं, अंडर चैलेंज था ही नहीं कि पावर है या नहीं है। और फिर लास्ट पैरा पे आ जाइए, ऑपरेटिव क्या कह रहा है वो, बस ये 46। जब कोई भी, पहले आप लास्ट पैरा देखिए, कहता है कि आपको हम लिबर्टी देते हैं 18 की जो 19 की बात कही है और 18 में कि भाई अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 19 में अपील कर दीजिए और इंफॉर्मेशन कमीशन 19 के हिसाब से डायरेक्ट करे, उसके प्रोविजंस के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दिला दे। इसमें क्या दिक्कत है? आप जहां एक 19 में अपील फाइल कर रहे हैं, एक कंप्लेंट भी फाइल करिए 18 की और उनमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है इसमें। जी नीरज जी। हाँ जी जी, अनुमति हो तो छोटा सा एक बात मैं भी बताऊं इसमें। जरूर जरूर। रमेश जी, जी मैं एक ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है 2012 वाला, मणिपुर वाला, 2011 इसके 12 दिसंबर 2011 एआईआर 2012 है वो। हाँ एआईआर वाला डेट ऑफ जजमेंट है इसकी दिसंबर 12 2011। हाँ तो इसलिए एआईआर 2012 में आया ये। जी हाँ जी जी। रमेश जी एक और निवेदन करना चाह रहा था मैं। हाँ जी जी, ये एक मेरा अपना बदमाशी है कानून के क्षेत्र में, ये मतलब क्षमा चाहते हुए मैं बदमाशी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। कानून के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग और गुंडई में किया हुआ हूँ। हाँ हाँ देखिए धारा 18 को पढ़ते हैं हम लोग ना। हाँ हाँ धारा 18(3) का क ये कहता है कि किन्हीं व्यक्ति को सम्मन्स करना, मतलब सूचना आयोग जब धारा 18 पर सुनवाई कर रहा होगा तो वह धारा 18(3) का क किन्हीं व्यक्ति को सम्मन्स करना और उन्हें उपस्थित कराना, मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना। ये लिखा हुआ है। मतलब दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी को विवश कर सकता है। इसके बाद हम लोग सर जी किसी को भी मिश्रा जी यहाँ तक है कि
शपथ पर कर सकता है, शपथ पर जी, करवा उसके बाद सकता है। घ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना, ये सूचना आयोग के अधिकार में है। अब मैं हाँ जी। आपसे बात करता हूं कि जब कोई जो जानकारी जन सूचना अधिकारी कह रहा है कि हम नहीं देंगे या हमको नहीं देना है, उस तरह के दस्तावेज को यदि सूचना आयोग मांगता है और जन सूचना अधिकारी सूचना आयोग को उस तरह का दस्तावेज पेश करता है, तो आवेदक को एक कॉपी दिए बिना कोई भी दस्तावेज सूचना आयोग के समक्ष पेश हो ही नहीं सकती। ना नहीं, हो सूचना सकता है, आयोग उसका निरीक्षण, सुन लीजिए ना प्लीज, हाँ, तो पेश हो ही नहीं सकता है और ना ही उसको सूचना आयोग देखेगा, ना उसको पढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जब अदालतों में खड़े होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, तो उनका वकील जो भी दस्तावेज पेश करेगा उसकी एक प्रति हमको देता है। हमको दिए बगैर कोई भी दस्तावेज न्यायालय में पेश ही नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। और ये मामला जन सूचना अधिकारी एक लोक सेवक है। एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक सूचना आयोग को कोई चीज पेश करता है, इसका मतलब तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो ही गई, और पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप छुपाने के लिए मना कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जन सूचना अधिकारी जो दस्तावेज दिखाने मात्र के लिए भी अगर सूचना आयोग को पेश करता है तो उसकी एक प्रति हमको देगा। तो हमको जब देगा वो, तो जो जानकारी हमको चाहिए थी करीब करीब वो मिल ही जाती है। जी सर, ऐसा है कि बहुत सारे कोर्ट, सिविल कोर्ट में ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जाते हैं जो पक्षकार को नहीं दिए जाते। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वसीयत, जो बंद वसीयत होती है, कोर्ट कई बार उस बंद वसीयत को खुलवाता है, लेकिन वो बंद वसीयत खोल के सिर्फ कोर्ट पढ़ता है और उसको वापस पैक किया जाता है। वो किसी को नहीं मिलती है जब तक पार्टी जिंदा है। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आप कह रहे हैं कि पक्षकार को मिलेंगे, नहीं मिलते। सिर्फ कोर्ट अपनी तसल्ली के लिए उसको देखता है। जी और जी रमेश जी, हाँ जी जी आप ठीक बोल रहे हैं। पुलिस के थानों में जो रोजनामचा होता है, हाँ, इसको भी कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट विरोधी पक्ष को नहीं देता है, नहीं देता। लेकिन मैंने कहा कि लोक सेवक लोक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट को जब पेश करता है तब ये प्रतिलिपि उसको देता है। मैंने पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर ऐसे तो जैसे कुछ चीजें आरटीआई की धारा सेक्शन 8 में बंदिश है जो नहीं दी जाएगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आयोग के पास आता है जो 8 के अंदर मना है या 9 के अंदर मना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाएगा। तो ये सूचना आयोग को भी नहीं दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट सूचना आयोग को भी नहीं दिया जाएगा। सूचना आयोग को दिया जाएगा, हमें नहीं दिया जाएगा, नहीं पब्लिक को नहीं दिया जाएगा। नहीं जी, मैं आपको बता दूं कि जो संसद को और विधानसभा को जो जानकारी दी जाएगी वो जानकारी आम आवेदक को भी दी जाएगी। लेकिन वो सांसद और वहां पे कौन सी दी जाती है? मैंने एक गाना लिखा है, कॉपीराइट है मेरा, और नीरज जी ने कहा कि ये मैंने गाना लिखा था, मैं कह रहा हूं मैंने गाना लिखा था। वो गाने दोनों कोर्ट में तो जाएंगे लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगे वो दोनों गाने। जी, उसको संसद में भी रखा जाएगा। नहीं जाएगा, जो कॉपीराइट है नहीं रखा जाएगा। ये जो प्रोविजन है 18 को आप पढ़िए, फिर से पढ़िए। कोर्ट ने कमीशन सम्मन कर सकता है, सम्मन करके वो देखेगा, अपना डिसीजन लेगा कि ये दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। जैसे मिश्रा जी ने कहा है, सही कहा है कि जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को नहीं डिनाई करी जा सकती है वो आम जनता को भी नहीं। ये डिसीजन कौन लेगा? ये आयोग लेगा। ये आयोग लेगा। आयोग ने अगर लिया कि ठीक है दी जा सकती है, तो वो कहता है 19 में चाहिए, आप अपील करिए, ये दी जा सकती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है, संसद को भी दी जा सकती है, पार्लियामेंट को भी दी जा सकती है, लेजिस्लेचर किसी को भी दी जा सकती है। अब आप उसमें जाकर ले लीजिए। 18 में क्यों चाहते हैं? और अगर वो दे देता है,
अगर वो दे देता है, आपको कमीशन दे देता है, तो आपका काम चल गया। इस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की जो बात है ना, ये एक्चुअल जो व्यक्ति था, जो मेन आवेदक था, वो शिकायत में किस ग्राउंड पे गया था? वो इस ग्राउंड पे गया था कि उसे अधूरी सूचना मिली थी और उसको सूचना ही नहीं मिली थी। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला था। अरे सर, ऐसा नहीं है। आप इसको, वही तो मैं कह रहा हूं कि शिकायत में जांच तो करनी है, लेकिन 19 के जो सारे पावर है, एफ को छोड़ के, एफ जो है ना 18(1)(f), वो मना करता है कि वहां पे सूचना के अतिरिक्त कोई विषय है। 18(1)(f), 18(1)(f). हाँ ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर relating to requesting or obtaining access to records under this act. इसमें तो क्या जो शिकायत थी, इसमें सूचना नहीं दिलाएगा, इसमें सुधार करवाएगा। नहीं, इसमें इंक्वायर वो खाली लेगा अपने पास सूचना और फिर उस पर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करेगा, सही है। हाँ, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया ना, तो वो शिकायत से गया। शिकायत थी 18(1)(c) में, उसने 18(1)(e) में, कि उसको अधूरी सूचना मिली थी और वो जांच करवाना चाहता था कि ये अधूरी सूचना है। 18(1)(c) के ई के अनुसार डिसीजन दिया गया कि इसको अधूरी सूचना दे दो। तो पहली बात तो ये जो सूचना देने का पावर, तो कहता है नहीं आदेश कि 15 दिन में सूचना दे दो, यही खोटा है, चाहे अपील हो चाहे शिकायत हो। मेरा ये कहना है। अपील में भी सूचना आयोग बीच में एक बात बोलना चाहूंगा। बात ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमें अधिनियम को बदलना नहीं है, हमें उसे पलटना नहीं है, हमें इसको समझना है। समझने के लिए ये जरूरी है कि हम एक्ट में क्या लिखा है इस पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई बातें तथ्यों और साक्ष्यों के हिसाब से बदल जाते हैं निर्णय। हर विषय के लिए एक अलग निर्णय होता है, क्योंकि हमारा जो निर्णय लेने का तरीका है सुप्रीम कोर्ट का, ये बढ़ता हुआ तरीका होता है, जिसमें वो अपने तरीके से हर तथ्यों को जांचकर निर्णय लेता है। तो हो सकता है उस मामले में कुछ ऐसी बातें हो जो हम ना समझ पा रहे हो, न्यायालय ने उस बात को ध्यान पे रखकर उस निर्णय को दिया हो। लेकिन हम इस बात को भी स्वीकार आंख बंद करके ना करें कि न्यायालय ने वो आदेश दे दिया है तो हमारा अधिनियम बदल गया है। हमको अधिनियम को ज्यादा बेहतर समझे तो शायद ज्यादा हम अच्छा रिजल्ट पा सके। मैं एडवोकेट राजीव खरे जी सतना का इस मामले पे विचार लेना चाहूंगा। एडवोकेट राजीव कुमार खरे जी सतना से। हाँ जी। एक्चुअली यहाँ 3 धाराओं पर बात चल रही है, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20। सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 हमारी जो कहती है वो ये कहती है कि सर आपकी आवाज बराबर क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा। हाँ, मैं उनका वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ सर का, ताकि आवाज और साफ आ जाए। सर राजीव सर कहें। 3 सेक्शन की बात चल रही है, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20। सबसे पहले धारा 20 को बताना चाहूंगा। धारा 20 ये कहती है कि जहां किसी शिकायत या अपील शब्द उपयोग हुआ, या शब्द हुआ है, या मतलब शिकायत एक अलग चीज है जो धारा 18 में आएगी, और अपील अलग चीज है जो धारा 20 में आएगी, और उन दोनों के सुनवाई में या तो 18 के अंतर्गत वो सुनवाई कर रहा है आयोग, या धारा 19 के अंतर्गत सुनवाई कर रहा है, दोनों में से किसी के अंतर्गत भी सुनवाई कर रहा है, तो वो फाइन लगा सकता है। पहली बात जो आ रही थी बार बार कि क्या 18 में फाइन लगा सकता है, नहीं लगा सकता, उसके लिए तो वो दोनों धारा में ही, 18 में भी अगर कोई शिकायत करता की शिकायत आती है तो भी वो फाइन कर सकता है, और 19 में अपील में अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसा किया गया है तो 19 में भी वो फाइन कर सकता है, जो 250 से लेकर के 25,000 तक होता है। अब सेक्शन 18 और 19 एक्चुअली दोनों को क्लब किया जा रहा है, दोनों पूरी तरह से सेपरेट हैं। 18 का जो प्रोसेस है, 18 ये कहती है कि हम कोई इंक्वायरी है, किसी शिकायत पर एक इंक्वायरी है, उसकी कमीशन जांच करेगा, और उसमें पर्टिकुलर दिया हुआ है कि हमको किन किन बिंदुओं, कमीशन किन किन बिंदुओं को लेकर के, अगर हम, क्योंकि 19 तो हमारे पास अपील का है कि जब हमने फर्स्ट अपील गए
फिर हम सेकंड अपील जाएंगे, तब आयोग उसको सुनेगा। लेकिन 18 ये है कि अगर हमने 6(1) के अंतर्गत कोई आवेदन दिया और उस आवेदन में हमने मांगा कोई चीज था और उसने कोई चीज और उठा करके दे दिया, या कोई ऐसी चीज दी है जो भ्रामक है, मतलब हम समझ रहे हैं कि हमने ये मांगा हुआ था कि फला सड़क का जानकारी दीजिए और उसने दूसरे शहर की सड़क की जानकारी दे दी, या हमने मांगा कि भाई हमको ये जानकारी चाहिए और उसने बोला कि 25,000 रुपए फीस लगेगा 4 पेज के लिए। जो इस तरह की जानकारी है जो 18(1) में डिफाइन किया उन्होंने, उन सारे बिंदुओं को लेकर के अगर हम जाते हैं तो वो हमको 18 में इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी के लिए जो उनको प्रोसेस है वो सीपीसी की पर्टिकुलर चीजें दिया गया है जो सिविल कोर्ट को दी थी। उनमें से किसी व्यक्ति को वो बुला सकते हैं, आयोग खुद निरीक्षण कर सकता है, आयोग दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। शपथ पत्र पर एफिडेविट एक बहुत गंभीर चीज है। शपथ पत्र पर अगर हमने कोई एफिडेविट दिया हुआ है तो ये माना जाएगा कि ये पूरी तरह से सत्य है और उस पर हमारे खिलाफ 420 का मामला तक पंजीबद्ध हो सकता है, क्योंकि शपथ पत्र मतलब हमने अपने संज्ञान में हमने उन चीजों को जान करके जो हमने रिकॉर्ड है उसको दे करके लोक सूचना अधिकारी उस पर शपथ पत्र देगा। जी मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर, 1 मिनट सिर्फ रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक सेशन जो है 8:20 का बंद होने वाला है और हमारे साथ सुरेंद्र बनाट जी, गुलेरिया साहब भी जुड़े हुए हैं और गिरिराज संघ जी भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक पर। हम इन बातों को, सबकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि कृपा करके इस सेशन पर आगे दोबारा आए। और चूंकि आज के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमने ले लिया है, राजीव जी मैं आपके इस बातों को वापस लाने से पहले एक बार गिरिजा शंकर राय जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको एक बार इसमें सुनना चाहूंगा। गिरिजा राय शंकर जी झांसी से। जी सर नमस्कार, मैं झांसी से गिरिजा शंकर राय। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है सर, कहें आप क्या कहना चाह रहे थे? पेशे से पत्रकार हूँ। मैंने नगर निगम झांसी में अप्लाई किया था आरटीआई के लिए, प्रश्न किया था कि सर इस मुद्दे से रिलेटेड है तो सर एक्चुअली हम लोग अभी मुद्दे को भटकाएंगे नहीं, अगर इसी मुद्दे से रिलेटेड है तो बोलिएगा प्लीज। आरटीआई मैंने मांगने के बाद उन्होंने क्या है 1(1) के अंतर्गत कह दिया आपको हम प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। मैंने सार्वजनिक जगह पे सड़क बन रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी कि इसमें किस तरह का मटेरियल मतलब संबंधित समस्या जनता की समस्या थी जिसके लिए मैंने मांगा, तो उन्होंने कह दिया आप इसमें नहीं दे सकते, मांग सकते हमसे आरटीआई। हेलो जी सर, मैं सर आपके प्रश्न को ना अभी मुद्दे से अपन नहीं हटना है, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा सर। मैं आपकी समस्या के लिए मैं आपको हमारे मेन प्रवक्ताओं से जोड़ दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे क्योंकि मैं टॉपिक को नहीं चेंज कर रहा हूँ। ओके सर। सुरेंद्र बनाट जी। देवेंद्र जी आवाज बराबर क्लियर नहीं आ रही, तो म्यूट कर दीजिए बाकी लोगों के तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने। प्लीज 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 सर प्लीज। सुरेंद्र बर्नाड जी, गुलेरिया साहब, गुलेरिया सर, सुरेंद्र बर्नाड जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, हमें आपके मार्गदर्शन की, आपकी भी बातों की सुनने की जरूरत है। खरे साहब सतना को सुन लिया जाए, बहुत अच्छा विषय पर बात कर रहे हैं, वो मुद्दे पर हैं। जी 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 सर। तो राजीव खरे जी सतना से, एडवोकेट खरे साहब प्लीज आप वापस कंटिन्यू कीजिए।
तो मैं बता रहा था कि जो 18(3) में है, उन्हीं में से किसी भी न्यायालय का दस्तावेज परीक्षा कर सकना, कोई साक्ष्यों को दस्तावेज की परीक्षा के लिए सम्मन कर सकना, यदि आयोग को लगता है कि कोई रिकॉर्ड जो इससे और संबंधित है उसमें किसी और साक्षी को बुलाया जा सकता है, तो उनको सम्मन कर सकता है कि आप उपस्थित होकर के आयोग के सामने अपना जानकारी दें। उसके अलावा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, ये एक बहुत ब्रॉड है। कोई अन्य विषय के अंतर्गत आयोग को इतने सारे इनहेरेंट पावर है कोर्ट की तरह कि वो कुछ भी कर सकता है, फाइन कर सकता है, उसको वारंट भी कर सकता है। कई आयोगों ने वारंट भी जारी किए हैं अगर लोक सूचना अधिकारी ने लापरवाही की है। तो 18 में ये शक्तियां हैं और 19 स्पष्ट है। 19 में अगर हमने किसी 6(1) के अंतर्गत आवेदन किया, हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, हम उस जानकारी से या जो जानकारी दी गई हम उससे असंतुष्ट हैं, तो हम 19(1) के अंतर्गत पहले अपील करेंगे। फर्स्ट अपील जो जाएगी हमारी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी हम अगर असंतुष्ट हैं, तब 19(3) के अंतर्गत हमको सेकंड अपील करनी है। और सेकंड अपील, चूंकि एक इंक्वायरी 18 में अलग प्रोसेस है और अपील एक अलग प्रोसेस है। अपील सिर्फ जो 19(1) के अंतर्गत जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर किया और जो उस ऑर्डर में गलतियां की हैं, उन चीजों को वो देखेगा। और 18 में उनको सारी चीजें पावर है, 18 में पूरी इंक्वायरी कर लेगा वो। तो ये दोनों अंतर हैं सेक्शन 18 में और सेक्शन 19 में। रही बात, जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर बहुत डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि हम लोग कोर्ट में आए दिन देखते हैं एक ही मामले में अलग अलग तरह के 4 ऑर्डर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर किसी दूसरी तरह का देता है सेम, तो इसमें ग्राउंड देखना पड़ता है कि अलग अलग ऑर्डर में आखिर ग्राउंड क्या थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ब्रॉड ऑर्डर जारी कर दिया कि सेक्शन 18 में ये ऑर्डर एंड सेक्शन 19 में। सेक्शन 18 के किन आधारों पर वो ऑर्डर हुआ है या सेक्शन 19 के किन आधारों पर वो ऑर्डर हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आधार को पूरा ऑर्डर को पूरा एक लाइन मत पकड़िए। और जो पूरा नियम है, जो पूरा एक्ट है, एक्ट के आधार पर ही होगा और अलग अलग केसों में अलग अलग ऑर्डर होते हैं। इसलिए हम ही लोग कई बार कोर्ट में देते हैं कि एक ही मामले में 2 ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन जज देखता है कि किसका पूरा जो ऑर्डर के फैक्ट हैं वो उससे मिल रहे हैं, उसी आधार पर फिर आगे बढ़ती है बात। जी मैं 1 मिनट सप्लीमेंट इसको करना चाहूंगा। जी आज्ञा है? जी सर, आप आज्ञा नहीं सर, आप कहें सर। नहीं, जैसे खरे साहब ने कहा, बहुत सही कहा, और मैं भी पहले शुरू में ही मैंने कहा था, आप इस जजमेंट का पैरा नंबर 35 क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये मेन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर। जब 18 और 19 अलग अलग हैं, तो 18 और 19 को मिला के क्यों पढ़ रहे हैं आप? 18 में अलग पावर्स हैं, 19 में अलग पावर्स हैं। और फिर 20 को देखिए, 20 में जो क्षतिपूर्ति की बात रमेश जी कहते हैं, वो 20 से आती है कि भाई अगर आपने कंप्लेंट करी है तो उसमें भी क्षतिपूर्ति दिलवाना कहां मना है? वो पावर 20 में है। आप पैसेज पढ़िए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे सही है। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे अगर किसी को शंका है तो इसकी बहुत बढ़िया किताब है जस्टिस जीपी सिंह की, सबसे बढ़िया ऑथेंटिक किताब है, वो पढ़िए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जीपी सिंह साहब की किताब से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कैसे करा जाएगा। जब यहाँ हमारे 2 स्टैट्यूट सेपरेट हैं तो वो हर हालत में अलग अलग पढ़े जाएंगे। हाँ, 18 को जब आप पढ़ेंगे तो उसका सबसेक्शन उसमें जरूर आप पढ़ सकते हैं, मगर 19 को जब पढ़ेंगे तो 19 को अलग पढ़ेंगे और 19 का सबसेक्शन पढ़ेंगे। ये नहीं कि 18 का एक सबसेक्शन आप 19 में पढ़ दें, 19 का एक सबसेक्शन 18 में पढ़ दें। और फिर कंपनसेशन की बात पर रमेश जी ने शुरू करा था। कंपनसेशन 18 में भी दिया जा सकता, 19 में भी दिया जा सकता। सेक्शन 20 पढ़िए तो 20 सर, 20 शास्त्री के लिए सर। हाँ, शास्त्री, वो कंपनसेशन अवार्ड है शास्त्री
शास्त्री जो है दोनों ही शास्त्री अलग, मैं क्या कंपनसेशन मैं कह रहा हूँ शास्त्री अलग अलग चीज है सर। उनको 19(8)B और 19(8)C अलग अलग है सर, दोनों पढ़िए 19(8)B और 19(8)C। मैं पढ़ रहा हूँ हाँ हाँ 19(8)B जो कि लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना, require the public authority to compensate the complainant for any loss and other detriment suffered. अब आप इसका प्रोविजियो पढ़िए। Provided that the central information officer or the state public information, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty. पेनाल्टी एक बहुत वाइड शब्द है, इंटरप्रिटेशन देखिए, लीगल इंटरप्रिटेशन देखिए। पेनाल्टी में 19(8)B में C में है सर, वो मैं B की बात कर रहा हूँ। 19(8)B 19(8)B ठीक है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप C की बात कर रहे हैं, C की आप नहीं मैं B की बात कर रहा हूँ। कंपनसेट द कंप्लेनेंट, कंपनसेट, इज इट नॉट अ पेनल्टी ऑफ PIO? माय बेसिक क्वेश्चन इज, शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, ये B का अर्थ ये निकलता है हिंदी में, देसी भाषा में एकदम शॉर्टकट। और 20 में देखिए वो पेनाल्टी वर्ड बहुत वाइड है। अरे सर 20 तो C के साथ मैं खरे साहब से इसका इंटरप्रिटेशन लेना चाहूंगा पेनाल्टी वर्ड का। एडवोकेट खरे साहब कहें सर। मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली सेक्शन 19 का जो B की बात कर रहे हैं, 19(8)B की, 19(8)B कहता है कि लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना, मतलब किसी प्रकार का कंपनसेट करना। और इसी का गा जो कहता है, वो कहता है इस अधिनियम के अधीन किसी उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति। कंपनसेट एक अलग चीज होती है, शास्ति फाइन अलग चीज है। कंपनसेट जो होगा वो जो अपील करता है, वो राशि सी पढ़ लीजिए, इसका C पढ़ लीजिए। हाँ 19(8)C पढ़ लीजिए। और जो शास्ति है, वो फाइन जो होगा वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है। जो 250 से 25,000 का जो फाइन जमा कराया जाएगा, वो फाइन पेनाल्टी जो अधिरोपित की जाएगी, वो पेनाल्टी गवर्नमेंट के पास जमा कराई जाएगी। सर जी, देवेंद्र जी, आप पेनाल्टी शब्द को बहुत नैरो सेंस में दे रहे हैं, बहुत नैरो सेंस में दे रहे हैं। पेनाल्टीज पे मैं तो सर ये जो है आज का एक टॉपिक बस लोगों के सामने लाना था। मुझे मालूम है कि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, जिस पर मैं अपने दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने इस विषय को लाना चाहता था, ताकि वो इस पर मंथन करें। जब हम अगले हफ्ता फिर से जब बैठक में आए तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकलने की स्थिति हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आज की मीटिंग में वाकई हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे तो वो थोड़ी जल्दीबाजी होगी। तो मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि आज के सब्जेक्ट में ये सारी बातें आ जाए, क्योंकि हम मीटिंग को बहुत लंबा भी नहीं खींच सकते, क्योंकि इस तरीके से अगर हम मीटिंग को चलाते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने वरिष्ठ सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आज के कंक्लूजन का जो अंशतः या पार्शियल कुछ अगर आप कुछ कहना चाहें तो इसको कहते हुए हम इसको विराम दें आज, और इस पर हम अगले हफ्ता इस पर कुछ और मंथन करके बातों को आगे लेके आए, ताकि हम इस पे एक सही दृष्टांत और व्याख्या अपने लिए रख सके, ताकि हम यही बात आगे प्रचार भी कर सके और अपने निर्णयों में भी इस चीज को ला सके। तो मैं जो है लाइन से 3 लोगों को इस पर बोलने के लिए चाहूंगा कि वो अपना अपना इसमें एक अंशतः कंक्लूजन दे।
नीरज जी, मिश्रा जी सर। ऐसा है सर। देवेंद्र जी, पहले तो हम शब्द पेनाल्टीज की व्याख्या चाहेंगे जी सर। कि जी पेनाल्टी को सही पर्सपेक्टिव में व्याख्या करें, और अगर पेनाल्टी शब्द यहाँ क्लियर हो गया तो ये चार्जेस जिसको आप हिंदी में कह रहे हैं और कंपनसेशन कह रहे हैं, क्या कंपनसेशन पेनाल्टी नहीं है? एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी। नीरज जी, हाँ सर, ठीक है, बोलिए सर, सॉरी। नहीं, कोई भी मॉनेटरी शास्ति किसी भी पीआईओ पे होती है कंपनसेशन के रूप में, है तो शास्ति ही। जी सर। कंपनसेशन क्या शास्ति नहीं है? मोड फर्क है। जो 250 रुपए होगी वो सरकारी खजाने में जाएगी, और जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो व्यक्ति को दिया जाएगा। जी सर, सुरेंद्र बर्नाड साहब कुछ कहना चाहते हैं शायद। अगर वो ना जो सुरेंद्र बर्नाड जी, कंपनसेशन देना ना, नमस्कार जी, जो कंपनसेशन है ना, वो कंपनसेशन सरकार ने देना, ना कि पीआईओ ने देना है। तो वो एक पेनल्टी से या शास्ति जिसको बोल रहे हैं आप, वो उससे बिल्कुल एक अलग चीज है। उसमें वो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर लगाया गया है कंपनसेशन, ना कि पीआईओ के ऊपर। जी नहीं, तो जी वो नहीं, हाँ, I disagree. Penalty is always on an individual according to act. एक्ट में लिखा है, पब्लिक अथॉरिटी देगी ना, एक्ट में लिखा हुआ है। पेनल्टी जो कंपनसेशन है पब्लिक अथॉरिटी देगी। कहाँ लिखा है एक्ट में? कोट करिए। ये सेक्शन 19(3) में, सॉरी 19(2) में लिखा है ना, 19(1) पब्लिक अथॉरिटी देगी। 19(8)(b) में लिखा है, 19(8)(b) में 8B में कहाँ लिखा है? लिखा है ना सर, लिखा है सर, रिक्वायर्ड द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट, लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को। आई एम सॉरी, आई स्किप दिस वर्ड। जी सर। ऐसा है, पब्लिक अथॉरिटी देगी तो वो उसका जिम्मेदारी है वो कैसे वसूल करे, वो अपने पीआईओ को दंडित करे या खुद दे। ये तो और अच्छा है, आपके लिए वाइड हो गया है। मैं मिस कर गया हूं इसको, जिसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं, मगर वो पब्लिक अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन है कि वो खुद दे, अपने पीआईओ से करे या एफएफए से करे, उसको वाइड स्कोप है। ये उनका इंटरनल मैटर है। हमें इंटरनल मैटर से क्या मतलब है? हमें तो अपना कंपनसेशन से मतलब है। सर, इस टॉपिक्स को क्या हमें अभी इस पे आगे के लिए क्या कंक्लूजन रखें कि हमें जो नेक्स्ट वीक इस पे तैयारी करके आनी है? ठीक है, ये बेहतर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें तैयारी की जरूरत है। इसमें जल्दबाजी में कुछ भी अपन प्लान करें तो शायद हमारे साथियों के लिए भी गलत डिसीजन होगा। आपका क्या कहना है सर? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं देवेंद्र जी। इस पे बहुत, मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट मीटिंग में भी नहीं रिजॉल्व होगा। इस पे हमें बड़े लोगों हैं, और स्पेशली जो हमारे ग्रुप में एडवोकेट्स हैं, या हम जिन एडवोकेट्स को जानते हैं, हम अपना इंटरप्रिटेशन ना देके उनकी राय भी ले लेके इनकॉर्पोरेट करें जब हम बोले, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। एडवोकेट राजीव खरे जी, कृपा करके आपसे मुझे अनुरोध अनुमति हो रहेगा तो कि इस अगले संबंध में हफ्ते आप एक इस पर लाइन तैयारी रखें। जी सर, मिश्रा जी कहें सर। जी जी जी, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि जो क्षतिपूर्ति और अर्थदंड ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो भाई साहब कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अपराध होता है
इसके लिए थोड़ा सा कंटेम्प्ट एक्ट 1971 या 72 है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। क्योंकि मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर करती है राज्य सरकार को काम करने के लिए, अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता है तो उस निजी व्यक्ति के ऊपर कंटेम्प्ट लगता है। तो इस बात से ये जो क्षतिपूर्ति और अर्थदंड की राशि है राज्य सरकार देगी या वो व्यक्ति के निजी खाते से दिया जाएगा, इसको समझने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी समझना थोड़ा सा जरूरी होगा। और मेरी जानकारी में तो वो व्यक्ति ही जो जन सूचना अधिकारी होता है वही जिम्मेदार होता है, और ये दोनों प्रकार की राशि वो उसके वेतन से कट के दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी जो आप कह रहे हैं, ये एक्ट में क्लियर है। और एक्ट का जो सेक्शन 23 है वो भी कहता है कि ये एक्ट सब एक्टों को सुपरसीड करता है। तो कंटेम्प्ट एक्ट हाँ कोई एक्ट इसमें लागू नहीं होगा, यही होगा, इसी एक्ट में जो कुछ है वही लागू होगा। इसमें मैं एक हमें भाई साहब मैं लागू होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को नहीं, हमें कहीं कहां से देखना ही नहीं है, पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास ना मेरे केस में 100 से ज्यादा जजमेंट है, 100 से ज्यादा, जिसमें जन सूचना अधिकारी के वेतन से काट के क्षतिपूर्ति और अर्थदंड राज्य सरकार को और क्षतिपूर्ति आवेदक को दी गई है। सूचना आयोग और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद 100 से ज्यादा केस हैं। नहीं, वो तो एक इंडिविजुअल केसेस है ना। आप ना एक्ट से देखो, क्षतिपूर्ति एक्ट में प्रोवाइडेड है कि पब्लिक अथॉरिटी ही देगी। अब पब्लिक अथॉरिटी जानने या कमीशन जानने की उसने किससे दिलवानी है? सर एक्ट क्लियर है इस मामले में, बिल्कुल साफ है कि ये क्षतिपूर्ति उसको देनी है। और क्षतिपूर्ति ये नहीं है कि उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी या दर्ज दे दी, उसकी वजह से क्षतिपूर्ति उसको इसलिए दी जा रही है कि उसको कमीशन का खाना पड़ गया, उसका खर्चा वहां उसने रहना सहना खाना पीना आने जाने का खर्चा, उसकी क्षतिपूर्ति मिलती है, ना कि इंफॉर्मेशन की मिलती है। इंफॉर्मेशन के लिए तो दंड है वही जो 250 रुपए या 25,000 रुपए है। इस पर मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहूंगा सभी साथियों के सामने कि अगर हम धारा 20(2) के नीचे में अगर हम देखें तो गौर से लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ें तो सूचना आयोग यथा स्थिति ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। अगर इसमें यह बात उल्लेख होती है कि लागू सेवा नियमों, तो जो पेनल्टी की जो प्रोसीजर होगी या किसी भी कंपनसेशन की जो प्रोसीजर होगी वो भी उस समय के लागू सेवा नियमों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। 20 का 2 पढ़िए इसके साथ, जहां पावर्स ऑफ कमीशन है, सर्विस रूल्स हैं, वही मैं कह रहा हूं कि वो उनका इंटरनल मैटर है, किसी पब्लिक अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर है। वो अपने हिसाब से क्या डिसीजन लेते हैं, और नेचुरली वो जब डिसीजन लेंगे तो ये जो है अपने सर्विस रूल्स के हिसाब से लेंगे। इसमें तो इस हिसाब से तो आप देखिए ना, इसमें पब्लिक अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट करा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ना पीआईओ को एग्जेम्प्ट करा गया है, दोनों इन्वॉल्व हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से में जी। क्योंकि एक चीज और ये कल सामने आई, नहीं जब ये दोनों इन्वॉल्व हैं तो नेचुरली पब्लिक अथॉरिटी जो कंपनसेट करेगी अपने सर्विस रूल्स के हिसाब से करेगी, आउटसाइड ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन तो करेगी नहीं। उसके सर्विस रूल्स में दिया रहता है कि किस आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है, क्या पनिशमेंट है, क्या नहीं है। सर्विस रूल्स बहुत वाइड होते हैं जी। इस बात को मैं सर एक बात से और सामने लाना चाहूंगा कि जो आयोग के निर्णय होते हैं ये भी बाध्यकारी और बंधनकारी होते हैं, क्योंकि उनके आदेश पर आपको जो प्राधिकरण है उनको काम करना ही है। अगर किसी सर्विस सेवा नियमों के आधार पर अगर कोई निर्णय होता है तो उस पर
सामने वाला पीआईओ सेक्शन 21 पर अपनी बातों को रखना होता है, जिसमें मुझे कल नितिन सिंघवी जी ने जैसा बताया कि कोई वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाही, चूंकि वाद हो चाहे अभियोजन हो चाहे विधिक कार्यवाही हो, ये सिर्फ न्यायालय के सामने ही हो सकती है। इसीलिए चूंकि इसमें इंग्लिश में भी मैं पढ़ दूं, सूट, प्रोसेक्शन और अदर द लीगल प्रोसीडिंग सेल लाई अगेंस्ट, सेल वर्ड यूज हुआ है, सेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन। तो यहां पर इस चीज की जो जांच करनी होगी या कार्यवाही जो चलेगी, इसके बाद में न्यायालय में चलेगी। अन्यथा मतलब इस यहां तक जो आयोग ने जो भी सेवा नियमों को ध्यान पे रखते हुए और इस एक्ट के अनुसार जो भी ऑर्डर्स दिया है, वो बंधनकारी और बाध्यकारी होगा, जिसपे काम करना होगा। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सिर्फ वो पीआईओ सिर्फ और सिर्फ न्यायालय जाके ही रिलीफ पा सकता है। हेलो देवेंद्र जी, कौन से न्यायालय? अब यहाँ देवेंद्र जी, कौन से न्यायालय? देवेंद्र जी, हाँ जी, अब आपने कौन सा न्यायालय? जो सेक्शन आपने पढ़ा उसका सेक्शन नंबर बताइए। 21 कह रहे हैं ये 21 ये कहता है प्रोटेक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक अगर कार्रवाई की है, सद्भावना पूर्वक, तो इसकी जांच कौन करेगा? मेरी बात सद्भावना पूर्वक की गई है कि नहीं की गई है, इसकी जांच करने के लिए यहाँ पे क्लियर है, सूट, प्रोटेक्शन और लीगल प्रोसीडिंग। नहीं है सर, नहीं है। इसके लिए न्यायालय लीगल प्रोसीडिंग को लाइन नहीं करती सेक्शन 23 में। वाद या अभियोजन कोई भी प्राधिकरण में नहीं चलता, वाद या अभियोजन न्यायालय में ही चलता है, कोई भी विधिक कार्यवाही न्यायालय में ही चलती है। न्यायालय को डिबार किया गया। देवेंद्र जी ये स्पष्ट करिए, कौन से न्यायालय की बात कर रहे हैं? नीरज जी कहें सर, आप कुछ कह रहे थे सर। नहीं, मैं पूछ रहा था देवेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं न्यायालय में चले नहीं होगा, कौन से न्यायालय की आप बात कर रहे हैं? उच्च न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय जो उसको सुन सके, क्योंकि कोई भी वाद या अभियोजन या विधिक कार्यवाही तो न्यायालय में ही हो सकती है। कौन से न्यायालय की? शेल लाई भाई, जब हमें ये मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन सेक्शन 23 में ये मेंशन है कि इस पर हमें कोई प्रश्नगत नहीं कर सकता है, तो 21 तो यही बोलता है कि वो हाई कोर्ट जैसी ही कोई न्यायालय इस पर सुने। इस पर कुछ बोलता है नहीं, स्पष्ट कीजिए। खैर, जो विषय है सर, मैं सिर्फ विषय में एक ही बात जोड़ना चाह रहा था, जो मैंने इसको सहारा लिया 21 का, वो सिर्फ इतना ही था कि एक्ट बहुत क्लियर है, हमको इसको समझने की जरूरत है और इसकी और स्टडी की जरूरत है। हम सिर्फ इस किताब को पढ़कर किसी निर्णय पर तुरंत पहुंचे, ये हमारी बेवकूफी ही होगी। क्योंकि बिल्कुल देवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर 21 को ले जाकर के पढ़कर आप मैटर को डाइवर्ट कर रहे हैं। सर, मैं हो सकता है सर, देखिए मैं तो कम समझता हूँ ही, क्योंकि मैं तो आप लोगों से सीखने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी शंकाओं और भ्रांतियों को आपके सामने रख देता हूँ सर। पर मैं बस यही चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हम स्टडी कर ले पहले, और फिर इस पर टॉपिक पे आए, तो अच्छा निर्णय हम यहाँ पे ले पाएंगे। इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा जी राजीव जी। पब्लिक अथॉरिटी फाइन जो पेनाल्टी बोला है वो पब्लिक अथॉरिटी राज्य सरकार नहीं है। आप एक्ट को देखिए ना, एक्ट खुद बता रहा है उस विभाग का जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो पब्लिक अथॉरिटी होगा। तो आयोग पब्लिक अथॉरिटी पर फाइन करेगा, मतलब उस विभाग का, राज्य सरकार उस पेनाल्टी को भरने नहीं आएगा, राज्य सरकार के खाते से नहीं भरी जाएगी। वो पब्लिक अथॉरिटी जो है उस विभाग का जो मुखिया है उस कार्यालय का, उससे जमा कराया जाएगा। अब ये है जो क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, वो क्षतिपूर्ति उस जो पीआईओ जिसने खुद लापरवाही की है वो उसकी जेब से होगा, और जो पब्लिक अथॉरिटी है वो जमा करेगा उस पेनाल्टी को। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी हुई है एक्ट में। उसमें पब्लिक अथॉरिटी जो इंफॉर्मेशन लाई करती है वो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक अथॉरिटी ने अपनी जेब से नहीं देना कुछ भी, वो गवर्नमेंट के खाते से ही जाएगा और जा भी रहा है, ऐसे ही जा रहा है। कुछ स्ट्रे केसेस में जहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से रिकवर किया गया वो पैसा, वो उनका इंटरनल मैटर है, वो कहाँ से रिकवर करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। हमें पब्लिक अथॉरिटी की उसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। पब्लिक अथॉरिटी इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो 2H में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन है वो सारा कुछ सरकार ही हुआ है, सरकार के अलावा कुछ नहीं है वो। बस यही कहना था मेरे को, ये हमें ना डीपली सोचना है इसमें। नहीं, पहली चीज तो उसमें हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि वो फाइन उसकी जेब से जा रहा है कि सरकार दे रही है। वो उस विषय से हमें तो कोई वैसे भी लेना देना नहीं। हमने हमारे केस में सपोज किसी के केस में भी अगर ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को कंप्लायंस करना उसकी जिम्मेदारी है पीआईओ की, और उनके यहाँ जो पब्लिक अथॉरिटी, अब वो पब्लिक अथॉरिटी कोई एक आदमी नहीं है, वो एक पूरा प्राधिकरण है। ये हिंदी में ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, प्राधिकारी या प्राधिकरण। हाँ, अब इंग्लिश में तो एक वर्ड है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स पूरा डिपार्टमेंट, जो पूरा वो है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन पड़ी है, हु हैविंग दैट इंफॉर्मेशन, वो पूरा का पूरा, ना कि एक प्रजाकारी है उसके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन, वो तो सिर्फ हेड है। तो ये सारा पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन को भी हमें देखना है कि इसकी दो तरह से परिभाषाएं ले रहे हैं लोग। एक तो प्राधिकरण को ले रहे हैं, एक प्राधिकारी को ले रहे हैं। दोनों में से कौन है? तो ये हिंदी में थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है हमारा काम। इंग्लिश में है कि पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स पूरा का पूरा ढांचा जो भी है। जी, न्यायालय जो है हमारा न्यायालय ये स्पेसिफाइड करता है कि अंग्रेजी के लिखे हुए वर्ड्स को ही पढ़ा जाएगा। और अगर पब्लिक अथॉरिटी का मीन्स ये क्लियर है कि कोई प्राधिकरण है, तो प्राधिकारी तो उसका जो मुख्य होगा व्यक्ति, वो ऑटोमेटिकली उसका लोक प्राधिकारी होगा, जो कि हमारी हिंदी शैली में हम उस चीजों को लेते हैं और जोड़ते हैं। तो सर एक्चुअली मुद्दा बहुत व्यापक है, इसमें हम सभी को तैयारी करने की बहुत जरूरत है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे ख्याल से इस पर हम सब तैयारी कर ले, अपने अपने हिस्से के काम बांट लें, ताकि जब हम अपने हिस्सों के काम बांट लेंगे तो डेफिनेटली हम इस पे कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कर पाएंगे। तो मैं एज ए होस्ट, मतलब आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि सब हमारे यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति और काफी समझ रखने वाले व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूंगा नीरज जी, आप जो है स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं उस पर आप थोड़ा सा विचार करें। राजीव खरे जी, आप थोड़ा सा एक्ट्स में जो प्रोविजन है या जो इंटरप्रिटेशंस हैं, आप चूंकि एडवोकेट हैं तो इस पर आप काम करें। मिश्रा जी जो हमारे मतलब काफी विषयों पर जानकारी रखते हैं, मैं चाहता हूं जो अदर एक्ट्स या लॉ हमारे सब्जेक्ट्स पर क्या बोलते हैं उस पर काम करें। रमेश सुथर जी, आप जो है इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और स्पेसिफाइड और ब्रीफ करते हुए एक प्रेजेंटेशन मोड में लेके आए, ताकि उस प्रेजेंटेशन मोड को हम आगे भी बढ़ा सके। इस बातों को हम अपनी मीटिंग तक संयमित ना करके इसको आगे तक लेके जाएं। इसके लिए इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, जिसमें आप सक्षम है करने के लिए, मैं जानता हूं। तो उस आधार पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुद्दे को ना थोड़ा सा प्रॉपर कीजिए, प्रेजेंट करने लायक, ताकि हमारे साथियों तक इसको व्यापक तौर पर फैलाया जा सके। और इससे रिलेटेड इश्यूज और ऑर्डर्स को निकालकर तैयार रखें, ताकि हम अगले हफ्ता इस सब्जेक्ट पर एक अच्छी चर्चा कर सके। क्योंकि मैं सभी को बताना चाहूंगा कि खाली आवेदन लिखना सीख लेने से हमारी सूचना के अधिकार का पूरा हमें लाभ नहीं मिलने वाला है। हमें सभी बातों को समझना पड़ेगा, और इसी चीज को वरिष्ठ अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं आयोग में और प्राधिकरण में अच्छी तरह जानते हैं,
और इस चीज की हमारी नासमझी का लाभ उठाते हैं और मनचाहा निर्णय देते हैं। और अगर हमें इन चीजों से बचना है तो डेफिनेटली हमको एक्ट को क्लियर करना होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और एक मत होना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हम अपने अपने लाभ के लिए इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम अपने ही अधिनियम और अधिकारों का मेरे ख्याल से उसके साथ हम गलत करेंगे, हम खुद ही उसकी अवमानना करेंगे। नीरज जी सर, आप कुछ कहें सर। नहीं देवेंद्र जी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर वही बात दोहराने से कोई फायदा नहीं। ऑलरेडी हम लोग 2 घंटा डिस्कस कर चुके हैं, सबको अपने लेकिन सर मन में भ्रांतियां रह गई हैं अभी भी बहुत सारी। हाँ, तो इसको मैं तो फिर चाहूंगा पहले पेनल्टी शब्द का इंटरप्रिटेशन हो। बिल्कुल सर, वो राजीव खरे जी करेंगे हमारे लिए। राजीव खरे जी की वो जिम्मेदारी है, हमने अपने तरफ से दिया है, क्योंकि वो भी काफी जुझारू हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो उनसे निवेदन है हमारा। सर जैन सर जी, मैं एक निवेदन करूं कि हमारे साथ जो जुड़े हैं इसमें और भी कई एडवोकेट बैठे हैं, तो वो भी इस चीज को चैलेंजिंग लेके कार्य करें। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं वैसा करें, लेकिन मुद्दा यह है कि संगठन में सिर्फ जुड़ जाने से संगठन नहीं बनता है, हमको अपनी सक्रियता और जिम्मेदारी को खुद ही उठाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मतलब ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम नहीं वो बना रखे हैं कि हमको कुछ इंस्टीट्यूशनल आपकी जिम्मेदारी आपको करना ही होगा। हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं और जो व्यक्ति चाहे इसमें सक्रियता दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे आएगा, ताकि अपने साथियों को सही जानकारी दे पहुंच सके। मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, अनुमति हुआ कि जो लोग अभी जुड़े हुए हैं इस जूम ऐप पे, जो लोग देख रहे हैं, और इसमें काफी अच्छे एडवोकेट मुझे पता है, 1-2 को तो मैं जानता हूं, तो वो लोग भी आगे ना नाम किसी का ना लिया जाए, उनको नहीं जानता है, देवेंद्र जी सर नहीं जानते, पर वो अपनी ओर से इस मुद्दे को लेकर सक्रियता दिखाए और उनका अगर उनके पास भी कोई जजमेंट या कोई सोच है तो वो भी बताएं। वो बिल्कुल आज की टॉपिक को तो वृहद रूप देने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को बुला नहीं सका आज बोलने के लिए, और कई मित्रों को सवालों को या उनकी शंकाओं को भी दूर नहीं कर सका, जिसके लिए मैं उन सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहूंगा कि जिनको जरूरी विषय अगर उनके किसी बैठक से आज छूट गए हो, वो मुझे संपर्क कर ले या मैसेज कर दे, मैं उन्हें किन्हीं मुख्य वरिष्ठ व्यक्ति से जोड़ दूंगा ताकि उनकी शंका या परेशानी का समाधान हो सके, क्योंकि आज की बैठक बहुत जरूरी थी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 12 अक्टूबर से पहले पहले हम अपने कुछ चीजों को इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर कर ले कि हमको अधिनियम के बारे में हम एक अच्छी समझ बना सके, इसलिए इस विषय को आज लाया गया है। सुरेश मौर्य, सूरज से कुछ कहने का काम बोल सकता हूँ क्या मैं? जी कहे मौर्य जी। सर मैंने पीडीएफ रखा हुआ है, गुजरात नागरिक सेवा अधिनियम 2013 गुजरात का है, उसका पीडीएफ रखा है, करने का पीडीएफ है, जिसके अंदर सर अगर कुछ है उसके अंदर हेल्प हो सके तो लोगों को जानकारी। जी बहुत बढ़िया, आप एक बार मिश्रा जी से इस बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी चर्चा हो रही है उनसे, वो इसमें हमें जो भी है सही मार्गदर्शन कर देंगे, जैसा वो कहेंगे हम करेंगे उसमें आगे सर। ठीक है सर। जी सर। रमेश जी राजस्थान से सुतार जी है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनका जो मिशन चल रहा है उसमें अगर मुझे कोई आदेश देना चाहे तो दे सकते हैं। सर आदेश तो कुछ नहीं है कि अपन जो भाग ले रहे हैं ये भी सबसे बड़ा एक निवेदन है सबका एक दूसरे का। आदेश तो सब बराबर है, अपन किसको क्या दें आदेश, सब मिलकर अपन काम करें। मेरा निवेदन ये है कि आप मुझे छोटा समझ के आदेश दे सकते हैं, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कल आपको कॉल भी किया था, शायद किसी कारण से अटेंड नहीं हो पाया था, परसों भी किया था। मैं महेंद्र गुप्ता खरगोन से, सर आपसे बात हो चुकी है कई बार, याद हो आपको? रमेश सूता जी जरा आप अपना वीडियो ऑन कर दें तो सब लोग आपका नूरानी चेहरा भी तो देख ले। क्या बोले आप भी? खाली नाम ही नहीं, आपका नूरानी चेहरा भी तो लोग देख ले। सर दर्शन चेहरे सुतार जी के दर्शन भी पाले। सुतार जी चेहरा दिखाइए सर।
देवेंद्र सर आप कंट्रोल करिए, उनको दिखाइए। रमेश जी आपसे पहचान भी तो हो जाए, कि नहीं तो जानते हैं कि रमेश जी ही है, चेहरा नहीं है, कभी मिले तो पहचान तो सके आपको। या पता लगा कि रमेश जी हमारे पास से निकल गए और हम पहचान नहीं रहे कि कौन है। जी हाँ, देख लीजिए सर, बहुत अच्छी स्माइल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सफेदी भी आ गई है थोड़ी सी। वो तो अभी दिख नहीं रहे सर। सर आप अनम्यूट करिए रमेश जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, और कुछ कहें तो ऑटोमेटिक आप ऑन स्क्रीन हो जाएंगे। मेरा क्या है कि सर फ्रंट का कैमरा खराब है। चेहरा दिखाइए सर, कागज मत दिखाइए। देखिए ये है चेहरा, दिख ही नहीं रहा सर। पहचान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख ही नहीं रहा ना। रमेश जी तो एक 16 साल